बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैथ क्लास 9 न्यू बुक की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज पे मुश्तमिल है। ठीक है, हर स्टेटमेंट के साथ हमें चार चार ऑप्शन दी गई है, तो हमने देखना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। अब पार्ट 1 है द सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म ऑफ सेट। ये हमें एक सेट दिया गया जो कि टेबुलर फॉर्म में, तो इसको अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी। ठीक है, देखिए जितनी भी ऑप्शन है यहाँ पर ये जो एन आ रहा है ये एन बिलोंग करता है होल नंबर से। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर में शामिल है। तो अगर आप ये ऑप्शन बी पे आए और यहाँ पर इस एन की जगह आप होल नंबर्स पुट करें 0 1 2 3 तो आपको ये वाली वैल्यूज मिलेगी। इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन बी है। ठीक है, तो मैं इसको सर्कल कर लेता हूं। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 2 है, ये है इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर एक सेट ए हो जो कि एम्प्टी सेट हो, देन हमने पावर ऑफ ए यानी कि इस सेट ए का अगर हम पावर सेट लिखना चाहें तो इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो देखिए पावर सेट कौन सा सेट होता है? किसी भी सेट के सारे सब सेट को जब इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया जाता है तो वो उस सेट का पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे चूंकि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही होगा, तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन सी है ये इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। इसको जो पावर सेट है वो इस सूरत में लिखा जाएगा, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है, इसमें हमें ये तीन सेट दिए गए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए और ये सेट बी है। ठीक है, और हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो अगर हम इन सेट को सॉल्व करें इस एक्सप्रेशन के तहत तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से कौन सी होगी। तो देखें अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें, हम इसको जुबानी ही सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है ये 3 है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट है उस पे जो एलिमेंट आएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से तो यूनिवर्सल सेट के ये वाला एलिमेंट है, इनमें से सिर्फ 3 माइनस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो पीछे हमारे पास ये सेट रह जाएगा अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम ये ऑप्शन ए को जो है सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 4 है, ये है इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। कि अगर ए और बी दो ऐसे सेट हो जिनमें कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे हो। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट वो सेट होते हैं जिनमें के कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे होते हैं। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो फिर ए माइनस बी की कार्डिनलिटी क्या होगी। ठीक है, ये हमें चार ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। तो देखें एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब होता है कि हम सेट ए के एलिमेंट में से सेट बी के एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो यही चीज यहां पर है कि अगर हम एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे यानी कि इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है हम सेट ए में से निकालेंगे तो हमारे पास यही चीज आएगी। ठीक है, तो हम ये ऑप्शन डी है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 5 है, अब इसमें है कि अगर हमारे पास दो सेट ए और बी इस तरह हो कि ए सबसेट हो बी का और बी माइनस ए हम करें तो हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, देन एन बी माइनस ए इज इक्वल टू, तो फिर एन बी माइनस ए किसके इक्वल होगा? देखिए एन बी माइनस ए का मतलब ये है कि हम सेट बी में से सेट ए के सारे एलिमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज ये जो ऑप्शन डी है यहाँ पर हो रही है, हम सेट बी के सारे एलिमेंट में से सेट ए के एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 6 में हमें ये मुख्तलिफ वैल्यू दी गई है और हमने वैल्यू मालूम करनी है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला पढ़ के आए थे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का, वो वाला फॉर्मूला पुट करके ये वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था देखिए मैं सामने ले आता हूँ, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आए थे जब हम इस चैप्टर को पीछे सॉल्व कर रहे थे। तो अब इसमें अगर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 15, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 7 है कि अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन एग्जैक्टली कितने एलिमेंट इनमें होंगे। एग्जैक्टली इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करें ए और बी का तो देखें उसके लिए आप दोनों सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंट करें। जो सेट ए है इसमें 4 एलिमेंट है और सेट बी है इसमें 3 एलिमेंट है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे जो कि कार्टेशियन सेट बनेगा इन दोनों के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलेगा, तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 8 है, इसमें हमें ये फंक्शन दिया गया है और यहाँ पर हमें ये x की वैल्यू दे दी गई है a+1। तो अगर हम इस जहां पर ये x आ रहा है इसकी जगह अगर हम a+1 को पुट करें तो और उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है या हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, ये जो 4 यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, हम ये जो x है इस x की जगह अगर हम a+1 को पुट करें तो मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूं। देखें ये मैंने वो फंक्शन लिखा, अब ये जहां पर x आ रहा है यहाँ पर आप a+1 पुट कर दे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये जो पहली टर्म है ये a+1 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये a² + b² + 2ab हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये 3 इस a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a हो जाएगा, 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और ये +2 आ गया।
अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपको ये वाली वैल्यूज मिलेंगी। अब इनको जब आप आपस में सॉल्व करेंगे तो देखें ये +1 -1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। इसी तरह ये -3a में से +2a को माइनस करेंगे तो आपको -a मिलेगा और साथ में a² आ जाएगा। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो a² - a है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है। देखें ये ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 9 है, इसमें हमें ये फंक्शन दिया गया है f(x) = 3x+1 और f(x) की हमें वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो अगर हम इस f(x) की जगह इसकी वैल्यू 28 को पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा आएगा इन चार में से। ठीक है, तो देखें इसको अगर हम सॉल्व करें, मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूं। देखें f(x) की जगह अगर हम 28 पुट कर लेते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले आप ये जो +1 है इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं, यहाँ पर ये प्लस वाला है दूसरी तरफ जाके 28 के साथ माइनस हो जाएगा तो ये 27 रह जाएगा, यहाँ पर 3x आ गया। अब 3 को दूसरी तरफ लेके जाएं, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके 27 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 27 पे डिवाइड होता है 9 टाइम, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, x = 9। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 9। तो हम देख लेते हैं कि ये कौन सी ऑप्शन बनती है। देखें ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, तो इसको मैं सर्कल कर लेता हूं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका कि अगर हमारे पास ये दो सेट हो a और b, ठीक है, और ये हमें फंक्शन दिया गया है a to b और इस फंक्शन का जो सेट है वो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो अब इस सेट को देखते हुए हमने देखना है कि यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखें अगर आप ये फंक्शन वाला सेट देखें और ये सेट बी को देखें तो सेट बी के सारे एलिमेंट यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट जो है वो पेयर बना रहे हैं, पीछे कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसा सेट फिर कौन सा सेट कहलाता था, हम उसको ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये हमें सेट दिए गए जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, तो इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, पार्ट 1 है, इसमें सेट दिया गया है x such that x = 2n and n belongs to natural number। ठीक है, यानी कि इसके लिए जो टेबुलर फॉर्म का सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो 2n की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, देखिए इसका हम बना लेते हैं। इसका अगर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हम 2 पुट करेंगे और उसके बाद n की जगह जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अगर वो आप पुट करते जाएं, देखें पहले अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, फिर n की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, फिर n की जगह 3 पुट करें तो 6 मिलेगा एंड सो ऑन, इस तरह आपको नंबर मिलते जाएंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी इवन नंबर है सारे इस सेट में आ जाते हैं। और उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है x such that x = 2n+1 n belong to natural number। अब यहाँ पर जो इसके लिए टेबुलर सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस फॉर्मेट में है 2n+1 की फॉर्मेट में, तो हम इस फॉर्मेट में इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। देखें ये मैंने लिखा 2n की जगह आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं 1 से शुरू होते हैं, तो इस m की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 2m प्लस ये वाला 1 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। उसके बाद m की जगह आप 2 पुट करें तो ये 2 to the 4 + 1 5 हो जाएगा, फिर m की जगह 3 पुट करें तो 2 3 the 6 + 1 7 हो जाएगा एंड सो ऑन, आपको ये वाले नंबर मिलेंगे। यानी कि जितने भी ऑड या ताक नंबर वाला सेट होता है वो सेट बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। और उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें है x such that x = 11n कि अब इसका जो सेट बनेगा टेबुलर फॉर्म में उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे 11n की फॉर्मेट में। ठीक है, अब n क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर के, ये जो n है ये होल नंबर से बिलोंग करता है एंड n इज लेस देन 11 और यहाँ पर हमें n की जो है वो लिमिट भी बता दी गई है कि ये 11 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 11 शामिल इसमें नहीं होगा। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप अगर इस तरह पुट करें, पहले तो ये आपको ये वाला फॉर्मेट दिया गया तो आप 11n, अब n की जगह हमने होल नंबर पुट करने, होल नंबर कहां से शुरू होते हैं 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो पहले आप 0 पुट करेंगे तो 11 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद n की जगह 1 पुट करेंगे, अगला होल नंबर 1 है तो 11 1 से मल्टीप्लाई होकर 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर दें, 11 2 से मल्टीप्लाई होकर 22 हो जाएगा। इस तरह उसके बाद आपने डॉट डॉट डाल दें और लास्ट हमारा नंबर कौन सा होगा 10 होगा, हमने 11 को शामिल नहीं करना, 11 से छोटा लास्ट नंबर कौन सा है 10 है, तो हम इस n की जगह 10 को पुट करेंगे, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म का सेट बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें सेट दिया गया है x such that x belongs to e या इवन नंबर के, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इवन नंबर या जुफ्त आदाद के सेट से ताल्लुक रखते हैं एंड और उसकी लिमिट क्या है x is greater than 4 less than 6, तो 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब इसका जो टेबुलर फॉर्म में सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, और पार्ट 5 है, इसमें हमें दिया गया है x such that x belongs to o या ऑड नंबर के, इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो ऑड नंबर या ताक नंबर के सेट से ताल्लुक रखते हैं एंड x is greater and equal to 5 and less than 7, और जो x या इसमें जो एलिमेंट होंगे
वो 5 से बड़े या 5 के बराबर होंगे और 7 से छोटे होंगे, ठीक है। इसका मतलब है 7 शामिल नहीं होगा, लेकिन 5 को हम शामिल कर लेंगे क्योंकि ये ग्रेटर और इक्वल का भी यहाँ पर साइन आया हुआ, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो एक किया जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 6 है। अब इसमें हमें ये सेट दिया गया है, ये है x such that x belong to q, यानी कि इसमें जो एलिमेंट है वो सेट q से बिलोंग करते हैं या रेशनल नंबर का जो सेट है उससे बिलोंग करते हैं। रेशनल नंबर के सेट में कौन से नंबर आते हैं? ऐसे नंबर जिनको कि हम p ओवर q यानी कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख सकें, ठीक है। तो ये जो x है ये रेशनल नंबर से ताल्लुक रखता है एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दे दी गई है, तो हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो x की पावर है इसको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए आप इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। अब स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और x की जो पावर 2 आ रही है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर x रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये जो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट के नीचे अगर ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं? जैसे देखें 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, या 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, इस तरह 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर इन नंबर्स के अलावा, ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स हैं, इनके अलावा अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के नीचे आएगा तो फिर वो जो नंबर होता है उसको इररेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये हम जब रेशनल और इररेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने इसको डिटेल से देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो x है ये एक इररेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमें जो सेट दिया गया ये रेशनल नंबर का सेट दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इस सेट पे फिर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें इररेशनल नंबर मिलता है, कोई भी रेशनल नंबर नहीं मिलता। तो इसका जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो मैंने लिख दिया एज अंडर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर, सो द रिक्वायर्ड सेट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 7 है। इसमें हमें ये सेट दिया गया है x such that x belongs to q, के इसके जो एलिमेंट्स आएंगे जब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे वो जो नंबर होंगे या एलिमेंट होंगे वो q या जो रेशनल नंबर का सेट है उससे ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। मैंने रेशनल नंबर को पिछले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। एंड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, और वो जो नंबर होंगे वो इस फॉर्म में होने चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस एक्स के फॉर्म में। यानी कि किसी भी नंबर का अगर हम साइन चेंज कर लें तो वो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो देखें हम किसी भी नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें x माइनस एक्स की फॉर्म में तो ये कभी भी इक्वल नहीं आते। जैसे देखें 1 माइनस 1 करें तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, 2 माइनस 2 करें तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। सिर्फ 0 ऐसा नंबर है कि इसको अगर हम 0 इज इक्वल टू माइनस 0 लिखें तो माइनस 0 का मतलब तो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये जो 0 है इसको हम x माइनस एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी किसी नंबर को नहीं लिख सकते। तो इसके लिए फिर जो सेट आएगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट शामिल होगा, वो होगा 0, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 8 है, इसमें ये सेट दिया गया है x such that x belongs to रियल नंबर। अब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो सारे रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जितने भी रेशनल और इररेशनल नंबर इनको आपस में इकट्ठा किया जाए तो ये रियल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर है कि जितने भी इस सेट के एलिमेंट होंगे अगर उनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो वो रियल नंबर में आने चाहिए। एंड x इज नॉट इक्वल टू इररेशनल नंबर, और वो जितने भी नंबर हो उसमें इररेशनल नंबर शामिल नहीं होने चाहिए। तो देखें जो रियल नंबर है इसमें रेशनल और इररेशनल दोनों नंबर शामिल होते हैं। तो अब ये इररेशनल नंबर को हमने देखें यहाँ पर निकाल दिया है, तो पीछे सिर्फ ये जो रेशनल नंबर है ये रह जाएंगे। तो इसका टेबुलर फॉर्म में जो सेट बनेगा उसमें सिर्फ रेशनल नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसका टेबुलर फॉर्म में सेट लिख दिया। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें 4 सेट दिए गए, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ये सेट A, B और C 3 सेट हमें ये दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर ये मुख्तलिफ सेट मालूम करने हैं। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें A कंप्लीमेंट मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए आप A कंप्लीमेंट को मालूम करेंगे तो जिस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा होता है उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें तो आपको उस सेट का कंप्लीमेंट सेट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर A कंप्लीमेंट आ रहा है तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट A को माइनस कर देंगे। मैंने U माइनस A लिख दिया। अब ये U की जगह आप जो यूनिवर्सल सेट है इसको पुट कर दें और A की जगह ये जो सेट A है इसको पुट कर दें, ठीक है। तो मैं इन दोनों सेट्स को पुट करता हूं। उसके बाद अब यूनिवर्सल सेट में से अपने सेट A को माइनस करना है, यानी कि सेट A के सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं उनको माइनस कर दें, उनको निकाल दें। पीछे जो एलिमेंट रह जाएंगे यूनिवर्सल सेट के वो आप नीचे लिख दें, तो ये आपके पास A कंप्लीमेंट का सेट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह B कंप्लीमेंट अब मालूम करना है पार्ट 2 में। तो अब यहाँ पर B के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा है तो अब सेट B को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, ठीक है। तो मैंने U माइनस B लिख दिया। अब आप U की जगह यूनिवर्सल सेट पुट कर दें, B की जगह आप ऊपर जो सेट B दिया गया उसको पुट करें। इसको माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से सेट B के सारे एलिमेंट निकाल दें, पीछे जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के रह जाएंगे उनको आप नीचे लिख लें, ये आपके पास B कंप्लीमेंट का सेट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 3 है, यहाँ पर हमें A यूनियन B के लिए सेट मालूम करना है, यानी कि सेट A और B दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हमने एक सेट में लिख देना है, ठीक है।
तो ये मैंने ए यूनियन बी लिखा। अब सेट ए और बी की जगह मैंने जो दोनों सेट थे वो मैंने पुट कर लिए। अब इनको यूनियन करेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लें तो आपके पास इनका यूनियन का सेट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें ए माइनस बी हमने मालूम करना है, यानी कि हमने सेट ए के एलिमेंट में से सेट बी के सारे एलिमेंट्स को निकाल देना, ठीक है। तो ये मैंने ए माइनस बी लिखा। अब ए की जगह मैंने सेट ए को पुट कर दिया, बी की जगह सेट बी को पुट कर दिया। अब इसको माइनस करें तो ये जो सेट ए है इसके एलिमेंट में अगर सेट बी का कोई एलिमेंट आ रहा है इसको निकाल दें, पीछे जो एलिमेंट रह जाएंगे वो आपके पास ए माइनस बी का सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पीछे एलिमेंट्स रह जाते हैं, ये हमारे पास ए माइनस बी का सेट आ गया, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें हमें ए इंटरसेक्शन सी ये वाला सेट मालूम करना है, यानी कि हमें सेट ए और सेट सी का इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है। दोनों के जो मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में हमने लिख देना है। तो ये मैंने ए की जगह सेट ए पुट कर लिया, सी की जगह सेट सी को पुट किया। अब इनका इंटरसेक्शन सेट मालूम करें, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो इकट्ठा करके एक सेट में उनको लिख दें। तो देखें ये वाला जो सेट है ये इसमें सारे इवन नंबर है और ये वाला जो सेट है इसमें सारे ऑड नंबर है। इसका मतलब है कि इनमें मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो इनका जो सेट आएगा ए इंटरसेक्शन सी के लिए वो एम्प्टी सेट या खाली सेट होगा, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट ये मालूम करना है। तो उसके लिए पहले हमें ए कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट का सेट मालूम करना पड़ेगा। तो ए कंप्लीमेंट का सेट मालूम करते हैं, अभी हमने ऊपर ही मालूम किया था। सेट ए के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा है तो आपने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देना, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जिस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा होता है उस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है, तो आपके पास उस सेट का कंप्लीमेंट सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने u माइनस ए लिखा। अब u की जगह यूनिवर्सल सेट मैंने पुट किया और a की जगह जो सेट a है उसको पुट कर दिया। इसको माइनस करेंगे, यानी कि सेट a के एलिमेंट को जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट में से निकाल दें, पीछे जो एलिमेंट रह जाएंगे वो a कंप्लीमेंट का सेट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने c कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो अब आप यूनिवर्सल माइनस सेट c कर देंगे क्योंकि यहाँ पर सेट c के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा था, ठीक है। तो अब u और c की जगह दोनों आप सेट पुट कर दें और इसको जब माइनस करेंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट c के सारे एलिमेंट को निकाल दें, पीछे जो एलिमेंट रह जाएंगे वो आपके पास c कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये a कंप्लीमेंट और c कंप्लीमेंट दोनों सेट आ गए, तो अब इन दोनों का हम यूनियन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a कंप्लीमेंट यूनियन c कंप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने दो सेट मालूम किए थे, मैंने ए कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट की जगह ये दोनों सेट पुट कर लिए। इनका अब हम यूनियन सेट लेंगे, यानी कि इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे। तो अब देखें यहाँ पर जो पहले वाला सेट है इसमें सारे ऑड नंबर आ रहे हैं 9 तक, 1 से लेकर 9 तक ऑड नंबर या दाग नंबर आ रहे हैं, और ये जो दूसरे वाला सेट है इसमें 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनका जो यूनियन सेट आएगा उसमें 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट का सेट आ गया। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 7 है, इसमें हमें ए कंप्लीमेंट यूनियन सी मालूम करना है। तो इसके लिए पहले आप ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। हमने ऊपर ए कंप्लीमेंट का सेट मालूम किया था। ए कंप्लीमेंट के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दें, ठीक है। तो मैंने यू माइनस ए लिखा, ये मैंने u की जगह यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, a की जगह सेट a में जो ऊपर दिया गया था उसको पुट कर लिया। इसको माइनस कर दें, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से जो सेट a के एलिमेंट है ये सारे निकाल दें, पीछे जो एलिमेंट रह जाएंगे वो आपके पास a कंप्लीमेंट का सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास a कंप्लीमेंट का सेट आ गया। अब इसको आप सेट c के साथ यूनियन कर लें, ठीक है, यानी कि हम a कंप्लीमेंट यूनियन c मालूम कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब a कंप्लीमेंट की जगह आप ये वाला सेट पुट कर दे और c की जगह ऊपर आपके पास जो सेट c दिया गया उसको पुट कर लें। दोनों को यूनियन करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके कंबाइन करके एक ही सेट में लिखेंगे। तो अब देखें दोनों एक जैसे सेट है, दोनों में एक जैसे एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम यही एक सेट के एलिमेंट को इकट्ठा कर लेंगे, ये हमारे पास यूनियन के सेट आ जाए ए कंप्लीमेंट यूनियन सी के लिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 8 है, इसमें हमें यू कंप्लीमेंट मालूम करना है। तो अब देखें यहाँ पर यू के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपने यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देना है। तो ये मैंने यू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस यू लिख दिया। अब u की जगह आप यूनिवर्सल सेट दोनों जगह पे पुट कर लें, इसको माइनस करेंगे तो जाहिर है ये यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे आपके पास एम्प्टी सेट या खाली सेट रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने ये कुछ सेट हमें दिए गए हैं, हर सेट को हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है, ठीक है। तो देखें अब पार्ट 1 इसमें हमें ये सेट दिया गया ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करें, ठीक है। तो देखें जब इसके लिए वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है। जो रेक्टेंगल होती है बड़ी ही यूनिवर्सल सेट का एरिया शो करता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो सर्कल है ये सेट ए का एरिया शो करता है। तो अब हमने u माइनस ए करना, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एरिया में से सेट ए को हमने निकाल देना है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट का जितना भी एरिया ये सारा मैंने शेड कर दिया, लेकिन ये जो सेट ए है इसको हमने निकाल दिया, इसको हमने शेड नहीं किया। ये हमारे पास जो वेन डायग्राम बनी है ये इस ए कंप्लीमेंट की हो गई। हमने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए का एरिया निकाल दिया, इसको हमने शेड नहीं किया, ठीक है। ये हमारा ए कंप्लीमेंट आ गया। पार्ट 2 है, अब हमें ए इंटरसेक्शन यू इसके लिए वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है या इस सेट को हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है।
तो देखें अगर हम इस सेट ए का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमें सेट ए ही मिलेगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो सेट है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है, ये हमारे पास सेट ए, इसमें 3 एलिमेंट है। इनका जब आप इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो देखें अब इनका अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखते हैं तो हमारे पास ये सेट बन जाता है। ये सेट किसके इक्वल है? सेट ए के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन यू इक्वल होता है सेट ए के। तो अब इसको अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू शो करना चाहें तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया होता है ये यूनिवर्सल सेट का एरिया होता है। ठीक है, और इसमें ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया ये सेट ए का एरिया है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो हमारे पास सेट ए आएगा, यानी कि ये जो सेट ए का एरिया इसी को हम शेड करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने सेट ए का एरिया मैंने शेड कर लिया। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू, इसके लिए हमारे पास वेन डायग्राम आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ए यूनियन यू, इसके लिए हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखें अगर हम सेट ए का यूनियन सेट लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। देखें यहाँ पर हमारे पास दो सेट हैं, ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए। इनको अगर आपस में हम यूनियन करेंगे यानी कि यूनियन करने की सूरत में क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया जाता है। तो जब आप इनको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ये सेट बनेगा। अब ये सेट किसके इक्वल है? सेट यू के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप ए यूनियन यू करेंगे तो आपको सेट यू या यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो अब इसको जब वेन डायग्राम के थ्रू आप शो करेंगे तो आपको मैंने बताया कि जो रेक्टेंगल होती है ये वेन डायग्राम का एरिया शो करता है। तो हमने इस पूरे एरिया को शेड कर देना है, बशमूल ये जो सेट ए का एरिया इसको भी हमने इसमें शेड कर देना है, क्योंकि जब हम ए यूनियन यू करते हैं तो हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है, यानी कि आपने सारा एरिया शेड कर देना। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 4 है, यहाँ पर ए यूनियन एम्प्टी सेट है, यानी कि सेट ए का अगर हम यूनियन सेट मालूम करेंगे किसी भी एम्प्टी सेट के साथ तो हमारे पास सेट ए ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है। तो आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू शो करेंगे तो यहाँ पर आपने सेट ए को ड्रॉ कर लेना है और इसी का एरिया आपने शेड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ आंसर सेट ए ही आ रहा है। जब हम सेट ए का यूनियन सेट मालूम करते हैं एम्प्टी सेट के साथ तो हमें सेट ए ही मिलता है। यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ नहीं किया, रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, और उसके बाद आ जाए पार्ट 5 है, यहाँ पर है एम्प्टी सेट को अगर हम इंटरसेक्शन लें एम्प्टी सेट के साथ तो हमें खाली सेट ही मिलेगा। ठीक है, तो अब खाली सेट में जाहिर है कोई एलिमेंट नहीं होता तो इसके लिए कोई वेन डायग्राम हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ इक्वेशन दी गई है, इनको हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करके वेरीफाई करना है, यानी कि हम इक्वेशन की दोनों साइड के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास एक जैसी वेन डायग्राम आ जाती है तो इसका मतलब है ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि इसकी दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो अब ये पहला पार्ट है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है ए माइनस बी इक्वल है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट के। इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए माइनस बी। इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखें अब इसके लिए जब वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ए माइनस बी का मतलब ये है कि सेट ए के एलिमेंट में से सेट बी के सारे एलिमेंट निकाल दें। तो देखिए ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। तो जब हम सेट बी के एलिमेंट निकालेंगे तो अगर कोई कॉमन एलिमेंट होगा वो भी सारा यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेन डायग्राम बनेगी उसमें हम ये सेट ए का ये एरिया सारा शेड कर देंगे और सेट बी को हमने खाली छोड़ दिया, क्योंकि हमने सेट बी को सेट ए में से माइनस कर दिया। ये हमारे पास a माइनस बी के लिए वेन डायग्राम आ जाती है। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है? a यूनियन b कंप्लीमेंट। तो पहले b कंप्लीमेंट के लिए अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, b कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि आप जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से सेट b को आप माइनस कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो पूरी रेक्टेंगल है ये अगर यूनिवर्सल सेट हो तो इसमें से सेट b को हम माइनस कर लेंगे, यानी कि इस सेट b को छोड़ के बाकी सारा एरिया हमने शेड कर दिया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने इस बी कंप्लीमेंट को यूनियन करना है ए के साथ। ए के साथ हमने इसको यूनियन करना है। तो जब आप इसको यूनियन करेंगे तो देखिए आपके पास इस तरह की वेन डायग्राम बन जाएगी। ये हमारा सेट ए का एरिया आ गया और ये सेट बी का जो कॉमन एरिया इसको भी हम शेड कर देंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट के लिए भी वेन डायग्राम आ जाती है। अब देखें ये जो वेन डायग्राम आई है ये राइट हैंड साइड के लिए आई है। ठीक है, और ऊपर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए आई थी। अब ये दोनों वेन डायग्राम एक जैसी नहीं है, इनमें जो शेडेड एरिया है वो मुख्तलिफ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख लेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, और उसके बाद आ जाए पार्ट 2 है। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो इसके लिए हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है लेफ्ट हैंड साइड के लिए और फिर राइट हैंड साइड के लिए। अगर हमारे पास एक जैसी वेन डायग्राम आ जाती है तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये सामने मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड को पुट कर दिया। अब इसमें पहले a माइनस बी इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हम ऊपर ड्रॉ कर चुके हैं। a माइनस बी का मतलब ये है कि आप सेट a में से सेट b के सारे एलिमेंट निकाल दें। ठीक है,
तो ये मैंने सेट ए को शेड कर लिया, लेकिन इनमें जो कॉमन एरिया था इसको मैंने निकाल दिया, इसको मैंने शेड नहीं किया क्योंकि हमने सेट बी का पूरा एरिया निकालना था। तो ये हमारे पास ए माइनस बी तो आ गया। अब हम ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि इसका उलट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास जो वेन डायग्राम है इसके उलट हो जाएगी। इसमें जो एरिया शेडेड था उसको छोड़ के बाकी सारा एरिया हम जब शेड करेंगे तो ये हमारे पास ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम बन जाती है, ठीक है। अब ये आपके पास ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम आ गई। तो अब इसका हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लेना है बी के साथ, ठीक है। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे सेट बी के साथ, तो देखें उसके लिए जो वेन डायग्राम आएगी हमारे पास इस तरह हो जाएगी। इसमें अब हमने ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है सेट बी के साथ, यानी कि अब इनमें जो कॉमन एरिया या मुश्तरका एरिया है उसको शेड करना है, ठीक है, और बाकी हमने छोड़ देना है। तो देखें इसमें ये जो कॉमन एरिया या शेडेड एरिया आ रहा है, इसमें ये जो सेट बी का एरिया है ये शेडेड एरिया हम छोड़ देंगे, इसको हम शेडेड रखेंगे, बाकी एरिया हम खाली कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए माइनस बी होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम आ जाती है, और राइट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, ये सेट बी दिया गया है। तो सेट बी के लिए अगर आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसका मतलब है कि आप यूनिवर्सल सेट में जो सेट बी का एरिया है उसको आप शेड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम आ जाती है। अब देखें ये वाली जो वेन डायग्राम आई है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम आई है, दोनों में जो शेडेड एरिया है वो एक जैसा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए एक जैसी वेन डायग्राम आ गई है। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर में ये जो इक्वेशन दी गई थी ये इक्वेशन भी हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। ये नीचे हमें कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं, हर पार्ट में 3-3 सेट दिए गए हैं ए बी सी। तो हमने इन तीनों सेट्स के लिए ये जो चारों प्रॉपर्टीज है सबको बारी बारी वेरीफाई करना है हर पार्ट के लिए, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है हम जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 उसमें ये प्रॉपर्टी हम सीख के आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर उनके थोड़े से नाम चेंज कर दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज हुई हैं। अब जैसे पार्ट 1 है इसमें ये प्रॉपर्टी दी गई है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी वो हमने यहाँ पर वेरीफाई करनी है। इस तरह एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वो हमने वेरीफाई करनी है, ठीक है। और इस तरह बाकी ये 2 भी हम वेरीफाई कर लेंगे। पहला ये पार्ट 1 है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या जो यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको हमने वेरीफाई करना है इन तीनों सेट्स के लिए तीनों पार्ट में। तो ये मैंने यहाँ पर पार्ट 1 लिखा एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन या यूनियन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन हम सीख के आए थे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए एक जैसे सेट आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर लेंगे। पार्ट ए है, इसमें हमें ये 3 सेट दिए गए हैं, तो इन तीनों सेट के लिए हम इस प्रॉपर्टी को पहले वेरीफाई करते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके सामने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको मैंने पुट किया। अब देखें हम पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी, ये जो 2 हमारे पास सेट आ रहे हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बी यूनियन सी लिखा, ठीक है। उसके बाद बी और सी की जगह मैंने दोनों सेट्स पुट कर लिए। अब इनका यूनियन सेट लेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके आप एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे। ये हमारे पास बी यूनियन सी के लिए सेट आ जाता है। अब ये जो सेट आया इसका अब आप यूनियन ले लेंगे इस सेट ए के साथ, ठीक है। तो ये मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया। अब बी यूनियन सी के लिए हमारे पास ये वाला सेट आया था, तो इसकी जगह देखिए मैंने ये वाला सेट यहाँ पर पुट कर दिया और सेट ए की जगह हमें ये जो ऊपर सेट ए दिया गया था इसको पुट कर लिया। अब इनको आपस में हम यूनियन करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके हम एक सेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए सेट आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये सेट आ गया। अब इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखा, उसके बाद इसके सामने ये जो राइट हैंड साइड थी इक्वेशन की इसको मैंने पुट कर दिया। अब इसमें पहले हम ये जो ए यूनियन बी है इसको मालूम कर लेते हैं। तो ये मैंने ए यूनियन बी लिखा। अब ए और बी की जगह इनके जो सेट्स है वो आप पुट करके इनका जब आप यूनियन सेट लेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके जब आप एक सेट में लेके आएंगे तो आपको ये वाला सेट मिलेगा, ठीक है। ये हमारा ए यूनियन बी का सेट आ जाता है। तो अब हम इसको यूनियन कर सकते हैं इस सेट सी के साथ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ए यूनियन बी की जगह तो आप ये वाला सेट पुट कर देंगे, ये भी हमने मालूम किया था, और सी की जगह जो सेट सी है उसको आप पुट कर दें। अब इन दोनों को आपस में आप यूनियन करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास ये वाला सेट आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया और ये हमारे पास सेट आया था लेफ्ट हैंड साइड के लिए। दोनों सेट इक्वल है, दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जो इक्वेशन शुरू में देखी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, वो इक्वेशन के दोनों साइडें बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं कि हमने उस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया या उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया। तो मैंने लिख दिया एज
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो उसके बाद मैंने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। पार्ट 2 में हमें ये 3 सेट दिए गए। अब इन तीनों सेट्स के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं। तो सेम हम जो हमने ऊपर इक्वेशन देखी थी उसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख के इसके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन की उसको पुट कर दिया। अब इसमें देखें पहले ये जो बी यूनियन सी है इसको मालूम करते हैं, तो मैंने बी यूनियन सी लिखा। अब बी और सी की जगह ये जो आपको दो सेट यहाँ पर दिए गए हैं इनको आप यहाँ पर लिख दे, इनको आपस में यूनियन करेंगे, यानी कि इनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करके जब एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास बी यूनियन सी का सेट आया, तो आप इसको आप यूनियन कर लें सेट ए के साथ। तो मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया। अब सेट ए की जगह मैंने ये सेट ए पुट कर दिया, ये एम्प्टी सेट था। ठीक है, और यूनियन बी यूनियन सी की जगह ये वाला सेट मैंने पुट कर दिया जो भी हमने मालूम किया था। अब इसको यूनियन करेंगे, इनको इकट्ठा करेंगे, तो हमारे पास ये वाला जो सेट आया था यही हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि ये पहले वाला सेट या सेट ए जो है एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ जाता है। अब आप राइट हैंड साइड के लिए मालूम कर लें, तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड, उसके बाद हमने ऊपर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की इक्वेशन लिखी थी उसकी मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पर पुट कर ली। ठीक है, अब इसमें देखें ए यूनियन बी पहले में मालूम करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा ए यूनियन बी, और उसके बाद ए की जगह मैंने ये सेट पुट कर दिया एम्प्टी सेट। ठीक है, और यूनियन लिख के बी की जगह मैंने जो सेट बी था इसको मैंने पुट कर दिया। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। अब ये हमारे पास ए यूनियन बी के लिए सेट आ गया, तो अब इसको आप यूनियन कर लें इस सेट सी के साथ। तो मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया। अब ए यूनियन बी का हमारे पास ये सेट आया था, तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, और सी का जो ऊपर में सेट दिया गया था यहाँ पर मैंने इसको पुट कर दिया। दोनों को यूनियन करेंगे, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया था। दोनों सेट देखें इक्वल है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की इक्वेशन थी उसकी दोनों साइड हमारे पास बराबर आ गई हैं। तो मैंने लिख दिया एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है इसको हमने वेरीफाई कर लिया। ये जो 3 सेट हमें दिए गए थे ए बी सी, इन तीनों के लिए। ठीक है, और उसके बाद पार्ट सी है। अब इसमें हमें ये 3 सेट दिए गए हैं। एक सेट ए है, ये नेचुरल नंबर पे मुश्तमिल है, और सेट बी है ये जेड या इंटीजर पे मुश्तमिल है। ठीक है, और सेट सी है ये क्यू या रेशनल नंबर पे मुश्तमिल है। तो देखें, ये मैंने आपकी याद दहानी के लिए नेचुरल नंबर, जेड या इंटीजर वाला सेट और क्यू या रेशनल नंबर वाला सेट यहाँ पर सामने लिख दिए ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए। ये सेट हमने जब हमने इस चैप्टर की पहली वाली एक्सरसाइज को पढ़ा था वहां पर हमने इन सेट्स को डिटेल से देखा था। ठीक है, जो नेचुरल नंबर का सेट है इसमें सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह इंटीजर का जो सेट है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं और ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो क्यू या रेशनल नंबर है ये वो नंबर होते हैं जिनको कि हम फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। तो ये जो क्यू है इसमें ये दोनों सेट आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो जेड है या इंटीजर है इसमें ये नेचुरल वाला सेट सारा आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमने ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की इक्वेशन लिखी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और उसके बाद मैंने उस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी यहाँ पर मैंने इसको पुट कर दिया। अब इसमें पहले बी यूनियन सी मालूम कर लेते हैं, तो मैंने बी यूनियन सी लिखा। अब बी की जगह मैंने जो सेट बी हमें दिया गया था इंटीजर का इसको पुट कर दिया, और यूनियन लिख के सी की जगह ये हमें सेट दिया गया था क्यू या रेशनल नंबर का, इसको मैंने पुट कर दिया। अब इनके जब यूनियन लेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो क्यू वाला सेट है इसमें ये इंटीजर के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो जब इनका यूनियन सेट लेंगे तो हमारे पास ये क्यू या रेशनल नंबर का सेट ही आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास बी यूनियन सी के लिए सेट आ जाता है। अब इसको आप यूनियन कर लेंगे सेट ए के साथ, तो मैंने ये ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया। अब सेट ए की जगह मैंने सेट ए में दिया गया था नेचुरल नंबर, ये मैंने पुट कर दिया, और यूनियन बी यूनियन सी का हमने ये सेट मालूम किया था क्यू, इसको मैंने पुट कर दिया। अब इनका जब हम आपस में यूनियन करेंगे तो देखें ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये इस क्यू या रेशनल नंबर के सेट में सारा आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम इनको यूनियन करेंगे तो हमारे पास ये रेशनल नंबर का सेट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए इक्वेशन आ गई है। अब हम जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की इक्वेशन थी उसकी राइट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखें मैंने लिखा राइट हैंड साइड, उसके बाद इसके सामने मैंने राइट हैंड साइड लिखी। अब इसमें पहले ये जो ए यूनियन बी है इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने ए यूनियन बी लिखा। अब ए की जगह मैंने सेट ए जो हमें दिया गया था नेचुरल नंबर का इसको पुट कर दिया, और बी की जगह हमें ये सेट दिया गया था जेड या इंटीजर का, इसको मैंने पुट कर दिया। इनका यूनियन सेट लेंगे तो जिस तरह देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर का सेट जो है ये सारे का सारा इंटीजर में शामिल है। ठीक है, तो जब हम इसको यूनियन करेंगे तो हमारे पास ये जेड या इंटीजर का सेट आ जाएगा। अब हमारे पास ये ए यूनियन बी आ गया। अब इसको आप यूनियन कर लें इस सेट सी के साथ, तो ये देखिए मैंने ये ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया। अब ए यूनियन बी के लिए हमारे पास ये सेट आया था जेड, इसको पुट कर लिया, और सी की जगह हमने जो सेट दिया गया था सी का क्यू या रेशनल नंबर इसको पुट कर दिया। अब इनको आपस में यूनियन करेंगे तो देखें यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ये जो क्यू या रेशनल नंबर का सेट है इसमें ये जेड या इंटीजर का पूरा सेट आ जाता है। तो जब इसको आप यूनियन करेंगे तो आपके पास ये क्यू या रेशनल नंबर का सेट ही आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए भी इक्वेशन आ जाती है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी,
और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी, दोनों में एक जैसे सेट आ गए, ठीक है, दोनों में रैशनल नंबर का सेट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, तो हम कह सकते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है इसको हमने वेरीफाई कर लिया। तो ये हमने तीनों पार्ट्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर लिया। अब इस क्वेश्चन में जो पार्ट 2 है इसमें मैं ये प्रॉपर्टी दी गई है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि अब ऊपर वाले तीनों पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। ये इक्वेशन हम पढ़ के आए थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, दोनों साइड के लिए हमने सेट मालूम करने हैं। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए एक जैसे सेट आ जाते हैं तो उसका मतलब है हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब पार्ट ए है, इसमें ये 3 सेट दिए गए थे, ठीक है। अब इन तीनों सेट्स के लिए हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम वेरीफाई करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और उसके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वैल्यूज आ रही थी ये मैंने लिख दी। अब इसमें देखें बी इंटरसेक्शन सी, इसको पहले हम मालूम कर लेते हैं। तो ये मैंने बी इंटरसेक्शन सी लिखा। अब बी और सी की जगह आप जो ऊपर आपको सेट दिए गए हैं ये आप पुट कर देंगे, उनका इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि इनमें जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके आप एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का सेट आ जाता है। अब इसका इंटरसेक्शन आप ले लें इस सेट ए के साथ, ठीक है। तो मैंने ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब ए की जगह हमें ये सेट दिया गया था सेट ए का, इसको पुट कर दिया, और बी इंटरसेक्शन सी का हमने ये सेट मालूम किया था तो इसको पुट कर दिया। दोनों का आप इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो देखें इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये 5 का साइन पुट कर दिया। आप इस तरह एम्प्टी सेट को लिख लें या आप 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स डाल लें, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट आ गया है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब हम ये जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने ये राइट हैंड साइड लिखा, उसके सामने मैंने जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी इसको लिख दिया। अब इसको किसी तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले ये ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए सेट मालूम कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा। अब ए और बी की जगह आप दोनों सेट पुट करके इनका इंटरसेक्शन सेट लें, यानी कि दोनों में जो कॉमन जो मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखे तो आपके पास ये सेट आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी का सेट आ गया, तो अब इसको आप इंटरसेक्शन कर लें ये जो सेट सी है इसके साथ, ठीक है। तो ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी की जगह हमने ये वाला जो सेट मालूम किया था इसको पुट कर दिया, और सेट सी की जगह मैंने ये सेट पुट कर दिया, ये हमें ऊपर दिया गया था, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट देखेंगे तो इन दोनों में कोई भी कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है इनका इंटरसेक्शन सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ पर मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया। अब देखेंगे हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया, ये एम्प्टी है। लेफ्ट हैंड साइड का सेट भी हमारे पास एम्प्टी आया था, दोनों एक जैसे सेट आ गए। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है तो हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है इसको लिख दिया कि हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये हमने पार्ट ए के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई कर लिया। अब इसी प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करते हैं पार्ट बी के लिए। इसमें हमें ये 3 सेट दिए गए, ठीक है। तो इन तीनों सेट्स के लिए हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और उसके सामने जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें इसमें पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लें, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना जिस तरह के हम पिछले पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे तो यहाँ पर मैंने बी इंटरसेक्शन सी लिखा। अब बी और सी की जगह आप ये जो दोनों सेट हैं बी और सी के इनको पुट करके इनका इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो इनका जब कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट देखेंगे तो आपके पास ये सिर्फ 0 देखें, दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन का सेट आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी के लिए। अब इस सेट का आप इंटरसेक्शन सेट ले लेंगे, ये सेट ए है इसके साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब सेट ए की जगह आप सेट ए पुट करें, ये एम्प्टी सेट आपको दिया गया ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एम्प्टी सेट पुट कर दिया और इंटरसेक्शन के बाद बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमने ये वाला सेट मालूम किया था, इसको मैंने पुट कर दिया। दोनों का इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो देखें अब दोनों में कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट अगर हम देखना चाहें तो वो नहीं होंगे, क्योंकि ये पहले वाला जो सेट है ये एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब है इनका इंटरसेक्शन सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट या खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास सेट आ गया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो मैंने राइट हैंड साइड लिखा, उसके बाद इक्वेशन की राइट हैंड साइड यहाँ पर पुट कर ली। अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करें। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो आपके पास ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, और फिर इसका आप जब इंटरसेक्शन करेंगे इस सेट सी के साथ इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के लिए भी एम्प्टी सेट आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी एम्प्टी सेट आ रहा है। तो इसका मतलब इक्वेशन की दोनों साइड बराबर है, तो हम अपना आंसर लिख लेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद मैंने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन है इसको लिख दिया कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया।
और उसके बाद पार्ट सी है, इसमें हमें ये 3 सेट दिए गए हैं, इनके लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब इसमें जो सेट दिए गए हैं, सेट ए है ये नेचुरल नंबर का सेट है, सेट बी इंटीजर का सेट है और सेट सी क्यू या रैशनल नंबर का सेट है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने नेचुरल नंबर, इंटीजर और क्यू के जो सेट है इनको मैं सामने यहाँ पर रख दिया ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए, और इन तीनों सेट्स को मैं ऊपर जो पार्ट 1 है वहां पर भी दोबारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब हमने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है उसको वेरीफाई करना है, तो हम पहले उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन की वो लिखते हैं। ठीक है, और उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, उसके सामने मैंने जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इसको पुट कर दिया। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करें, पहले ए बी इंटरसेक्शन सी इसके लिए सेट मालूम करें, तो मैंने बी इंटरसेक्शन सी लिखा। अब बी और सी की जगह दोनों के जो सेट आपको दिए गए थे इनको आप यहाँ पर लिख दें। अब इनका इंटरसेक्शन सेट लेंगे, तो देखें यहाँ पर ये इंटीजर का सेट है, यहाँ पर ये रैशनल नंबर का सेट है। तो आपको मैंने पीछे पार्ट में बताया था कि जो इंटीजर का सेट होता है ये सारे का सारा जो रैशनल नंबर का सेट होता है इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो हमारे पास जो इंटीजर वाला सेट है ये सारे का सारा मुश्तरका या कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस इंटीजर के सेट को यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारे पास इंटरसेक्शन सेट आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी के लिए। ठीक है, और अब आप इस सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें इस सेट ए के साथ, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब हम एन इंटरसेक्शन क्यू जिनके जब इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, यानी कि इनमें जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो देखें यहाँ पर अगर आप इन सेट्स को देखें तो जो नेचुरल नंबर का सेट है ये सारे का सारा क्यू या जो रैशनल नंबर का सेट है इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा ये पूरा वाला सेट नेचुरल नंबर वाला सेट है, ये सारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनका इंटरसेक्शन सेट लिख दिया, नेचुरल नंबर का सेट या ये जो एन वाला सेट था इसको मैंने पुट कर दिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ जाता है। अब आप राइट हैंड साइड के लिए मालूम कर लें, तो मैंने राइट हैंड साइड लिखा और उसके बाद इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड इसको पुट कर लिया। अब इसको किसी तरीके से सॉल्व करें, पहले ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट मालूम करें, तो ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, उसके बाद दोनों की जगह जो हमें सेट दिए गए थे इनको पुट किया। अब यहाँ पर एन इंटरसेक्शन जेड नेचुरल नंबर सारे के सारे शामिल होते हैं इस जेड या इंटीजर में, तो इनका जब इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो ये पूरा जो नेचुरल नंबर का सेट है ये सारे का सारा आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये ए इंटरसेक्शन बी का सेट आ गया, तो अब इसको इंटरसेक्शन कर लें ये सेट सी के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने ये सेट पुट कर लिया, ये भी हमने मालूम किया था, और इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे सेट सी के साथ। सेट सी में दिया गया था ये रैशनल नंबर या क्यू का। ठीक है, इनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर में शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि इनका जो इंटरसेक्शन सेट लेंगे या इनके जो मुश्तरका एलिमेंट हम लिखेंगे तो ये पूरा जो नेचुरल नंबर का सेट है ये सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आया था, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब है हमने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है इन तीनों सेट्स के लिए उसको हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है उसको भी तीनों पार्ट्स के लिए वेरीफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें हमें ये प्रॉपर्टी दी गई है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी उसको हमने यहाँ पर वेरीफाई करना। तो देखें ये इक्वेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पार्ट ए में सेट दिए गए थे ये तीनों सेट मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इनके लिए हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब इसमें पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी ये दो सेट आ रहे हैं, इनके लिए हम आपस में सेट मालूम कर लेते हैं, तो मैंने बी इंटरसेक्शन सी लिखा। आप ये दोनों सेट्स को पुट करें और इनका इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। अब इस सेट का आप यूनियन कर लें इस सेट ए के साथ। ठीक है, तो मैंने ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब सेट ए की जगह मैंने सेट ए जो हमें दिया गया था उसको पुट कर लिया और बी इंटरसेक्शन सी की जगह मैंने ये जो सेट यहाँ पर हमने मालूम किया था इसको पुट कर लिया। अब दोनों का हमने यूनियन करना है, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में हमने लिख देना है, तो हमारे पास ये यूनियन सेट आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सेट आ गया। अब आप राइट हैंड साइड के लिए मालूम कर लें, तो देखें जब राइट हैंड साइड के लिए मालूम करेंगे ये पहले मैंने इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसको पुट कर लिया। अब इसमें पहले हम ए यूनियन बी और ए यूनियन सी ये इन दोनों के लिए सेट मालूम कर लेते हैं। जब ये दोनों सेट हमारे पास आ जाएंगे तो फिर उनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लेंगे। तो ए यूनियन बी जब मालूम करेंगे आप तो आपके पास ये वाला सेट आएगा। ठीक है, और ए यूनियन सी जब आप मालूम करेंगे तो आपके पास ये वाला सेट आएगा। यूनियन की सूरत में क्या करते होते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को इंटरसेक्शन कर लें, जो दो सेट हमने मालूम किए इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम करें। तो देखिए मैंने ये जो दोनों सेट मालूम किए थे दोनों यहाँ पर पुट किए और इनका मैं इंटरसेक्शन सेट मालूम करूंगा, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके हम एक सेट में लेके आएंगे, तो ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको अलग-अलग एक एक एलिमेंट का नहीं बता सकता कि ये इधर भी कॉमन आ रहा है इधर भी कॉमन आ रहा है, हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब माशाल्लाह से 9th क्लास में तो आपको इंटरसेक्शन करना या यूनियन करना आना चाहिए। ठीक है,
तो अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया और ये हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आया था, दोनों इक्वल हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम लिख लेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है इसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करेंगे अगले पार्ट के लिए, पार्ट बी के लिए। इसमें हमें ये 3 सेट दिए गए, ठीक है। तो इसके लिए हम वेरीफाई करते हैं। तो हमने जो ऊपर इक्वेशन देखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की, ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो मैंने उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लिखा। अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करें जिस तरह के हमने पार्ट ए सॉल्व किया है। इसमें पहले जो ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी, इसके लिए आप सेट मालूम कर लें। तो मैंने बी इंटरसेक्शन सी लिखा, उसके बाद इनके अपने अपने सेट मैंने पुट करके इनका इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में कॉमन या मुश्तरक एलिमेंट आए लिखेंगे तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन का सेट आ जाएगा। अब इस सेट का आप यूनियन कर लें इस सेट ए के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब सेट ए हमें दिया गया एम्प्टी सेट, तो इसकी जगह मैंने एम्प्टी सेट पुट कर लिया और यूनियन, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमारे पास ये सेट आया था, इसको पुट कर लिया। दोनों का यूनियन करें, यानी कि दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दें, तो इनका जो यूनियन सेट है हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन आ गई है। अब राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो इक्वेशन की थी वो ये वाली थी, मैंने राइट हैंड साइड को पुट किया। अब इसमें पहले ए यूनियन बी और ए यूनियन सी मालूम कर लें, ठीक है। ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो आपके पास ये सेट आएगा और ए यूनियन सी मालूम करेंगे तो आपके पास ये सेट आएगा। इनका आपस में इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख दिया। उसके बाद ये जो दोनों सेट हमने यहाँ पर मालूम किए थे इनकी दोनों की जगह मैंने इनको पुट कर दिया। इनका अब हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरक एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आ जाता है। तो अब देखें ये राइट हैंड साइड का जो सेट आया है और लेफ्ट हैंड साइड का सेट आया है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों बराबर हैं। तो हम आंसर लिख लेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है इसको वेरीफाई कर लिया पार्ट बी के लिए। अब इसी प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करेंगे पार्ट सी के लिए। पार्ट सी में हमें ये सेट दिए गए, ठीक है। अब इसमें सेट ए है ये नेचुरल नंबर का सेट है, सेट बी जो है ये इंटीजर का सेट है और सेट सी रेशनल नंबर का सेट है। तो ये मैंने ये जो तीनों सेट्स हैं इनको मैंने सामने रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सेट्स हमने इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 1 थी वहां पर डिटेल से पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जो नेचुरल नंबर का सेट है ये सारे का सारा इस इंटीजर या जेड में शामिल है, ठीक है। और जो इंटीजर का सेट है ये सारे का सारा ये जो रेशनल नंबर का सेट है इसमें शामिल होता है। अब हम इनके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन उसको वेरीफाई करते हैं। तो हम इक्वेशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे। मैंने जो हमने इक्वेशन ऊपर लिखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वो हमने यहाँ पर उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब इसको वेरीफाई करेंगे तो पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बी इंटरसेक्शन सी, इसके लिए हम सेट मालूम कर लेते हैं। तो ये मैंने बी इंटरसेक्शन सी लिखा। अब बी की जगह मैंने जो हमें सेट बी दिया गया था इंटीजर का या जेड इसको पुट कर लिया और इंटरसेक्शन के बाद सी की जगह मैंने हमें जो रेशनल नंबर का सेट दिया गया था क्यू इसको पुट कर लिया। इनका अब इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो देखें ये जो जेड का सेट है ये सारे का सारा इस रेशनल नंबर के सेट में शामिल होता है, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो ये पूरा जेड का सेट या इंटीजर का पूरा सेट आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये बी इंटरसेक्शन सी का सेट आ गया तो इसको अब आप यूनियन कर लें इस सेट ए के साथ, ठीक है। तो अब ये मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। सेट ए की जगह आप सेट ए आपको दिया गया है नेचुरल नंबर, तो इसको मैंने पुट कर दिया और इस बी इंटरसेक्शन सी की जगह मेरे पास ये सेट आया था इसको मैंने पुट कर लिया। अब इनका हमने यूनियन करना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। तो ये जो जेड वाला सेट होता है या इंटीजर का सेट होता है इसमें ये सारे के सारे नेचुरल नंबर शामिल होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम इन दोनों सेट को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये पूरे का पूरा सेट जो इंटीजर वाला सेट है या जेड वाला सेट है यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। अब हम राइट हैंड साइड के लिए मालूम करेंगे। तो ये पहले मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी उसकी जो इक्वेशन थी उसकी राइट हैंड साइड को यहाँ पर लिखा। अब इसमें ये पहले ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर मालूम करेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा और ए यूनियन सी मालूम करेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनका इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें। तो ये मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखा। अब इन दोनों की जगह ये जो हमने सेट मालूम किए थे इनको मैंने पुट कर दिया। इनका इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों के जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो ये जो जेड या इंटीजर का सेट है ये सारे का सारा रेशनल नंबर में शामिल होता है। तो इनका जब हम इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो ये पूरा जो सेट है इंटीजर वाला इसको लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया और ये जो ऊपर हमारे पास सेट आया था ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया था। दोनों एक जैसे सेट है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो मैंने लिख दिया एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब है कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थी उसको हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो इस तरह हमने इस प्रॉपर्टी को तीनों पार्ट के लिए वेरीफाई कर लिया।
अब इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, यानी कि अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को वेरीफाई करना है। ये इक्वेशन होती है इस प्रॉपर्टी की। ठीक है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तीनों पार्ट्स के लिए। पार्ट ए है, इसमें हमें ये 3 सेट दिए गए हैं, तो इनके लिए हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और फिर जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही तरीका जिस तरह के हम पीछे सॉल्व करते आए। पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लें। आप इनको इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आसानी करने के लिए पहले ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर लेता होता हूँ और उसके बाद जो ये रिमेनिंग पार्ट होता है इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आपको जिस तरह आसानी लगे उस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जब एक ही लाइन में सारे सेट लिखते हैं तो यहाँ पर तो ये सेट छोटे हैं तो एक लाइन में आ जाते हैं, लेकिन जब सेट थोड़े बड़े हों और तो आंसर शीट में फिर एक ही लाइन में उनको समेटना मुश्किल हो जाता है और फिर आपको दूसरी लाइन तक जाना पड़ता है। उसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लुक है या जो क्वेश्चन का पोस्चर है वो इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको बाय पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अब ये पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करें, बी यूनियन सी। यहाँ पर मैंने बी यूनियन सी लिखा। इन दोनों सेट्स की जगह आप इनके जो सेट्स आपको दिए गए इनको पुट कर ले और इनका यूनियन कर लें, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखें तो आपके पास ये सेट आ जाए। अब ये जो आपके पास सेट आया है इसका आप इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें सेट ए के साथ। ठीक है, तो ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख दिया। अब सेट ए की जगह हमें जो सेट ए दिया गया था इसको पुट कर लिया और बी यूनियन सी की जगह हमने ये जो सेट मालूम किया था इसको पुट किया। अब इनका हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरक एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास ये सेट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ जाता है। अब हम जो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसकी मैंने ये राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखी। अब इसमें देखें पहले ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप सॉल्व करेंगे, यानी कि सेट ए और सेट बी का जब आप इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, दोनों में जो कॉमन या मुश्तरक एलिमेंट आप मालूम करेंगे तो आपके पास ये सेट आएगा। और ए इंटरसेक्शन सी का जो इंटरसेक्शन सेट जो कॉमन एलिमेंट वाला सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन या मुश्तरक एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के सेट आ गए, तो अब इन दोनों को आपस में आप यूनियन कर लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी। अब नेक्स्ट आप ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी की जगह जो आपने जो दो सेट मालूम किए हैं वो पुट कर ले, इनका यूनियन करेंगे, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। और ये किसके लिए आया था? लेफ्ट हैंड साइड के लिए। दोनों एक जैसे सेट हैं, दोनों इक्वल सेट हैं, तो इसका मतलब है कि हमें जो ऊपर इक्वेशन दी गई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की, वो उसको हमने वेरीफाई कर लिया, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड के लिए एक जैसे सेट आ गए। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी की जो इक्वेशन है इसको लिख दें। ठीक है, अब आप इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लें पार्ट बी के लिए। इसमें आपको ये सेट दिए गए हैं 3। ठीक है, ये ए बी और सी, ये 3 सेट है। सेट ए जो है एम्प्टी सेट है और सेट बी में आपको सिर्फ एक एलिमेंट दिया गया है और सेट सी में 3 एलिमेंट है। तो अब हम जो ऊपर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, उसकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो मैंने जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इसको पहले यहाँ पर लिखा। अब सेम तरीके पे सॉल्व करें, पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये बी यूनियन सी मैंने यहाँ पर लिखा, फिर इनकी जगह मैंने इनके सेट पुट कर दिए। अब इनका यूनियन सेट करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे। ठीक है, अब ये बी यूनियन सी का जो सेट आया है इसका अब इंटरसेक्शन सेट मालूम कर ले सेट ए के साथ। ठीक है, तो ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख दिया। अब सेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, इसको मैंने पुट कर दिया और इंटरसेक्शन डालने के बाद ये जो बी यूनियन सी का सेट आया था इसको मैंने पुट कर लिया। अब इनमें हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरक एलिमेंट है उनको हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये सेट ए एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इसका मतलब है इसका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। अब हम ये जो प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने इक्वेशन की राइट हैंड साइड को लिखा। अब इसमें पहले ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों सेट मालूम कर लेते हैं, फिर इनका आपस में यूनियन सेट मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जब आप ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट मालूम करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्शन सेट एम्प्टी आ जाएगा, क्योंकि ये सेट ए एम्प्टी है, तो इसका मतलब है इनमें कोई भी कॉमन या मुश्तरक एलिमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी का जो सेट है ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। तो अब इनका आप यूनियन सेट मालूम कर लें इन दोनों सेट्स के लिए। ठीक है, तो मैंने ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया। फिर उसके बाद ये दोनों हमारे पास सेट एम्प्टी आए थे, तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए भी इक्वेशन आ गई, या राइट हैंड साइड के लिए जो सेट आया ये भी एम्प्टी है और लेफ्ट हैंड साइड का सेट भी हमारे पास एम्प्टी आया था। इसका मतलब है कि हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थी इसकी इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया इस पार्ट बी के लिए भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे अपना आंसर लिख लेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद आप जो प्रॉपर्टी की इक्वेशन है उसको लिख देंगे। हमने इसको वेरीफाई कर लिया और अब हम इसी प्रॉपर्टी को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसको हमने वेरीफाई करना है इस पार्ट सी के लिए।
इसमें हमें ये 3 सेट दिए गए। सेट ए है ये नेचुरल नंबर का सेट है, सेट बी है ये इंटीजर का सेट है, और सेट सी जो है ये रैशनल नंबर का सेट है। ये मैंने नेचुरल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर के सेट सामने रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये सेट मैंने जो इस क्वेश्चन का पार्ट 1 था वहां पर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1 है वहां पर इनको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, तो अब हम ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है इसको वेरीफाई करते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मैंने लिखी। अब इसको सॉल्व करें तो पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी यूनियन सी मालूम करेंगे तो मैंने बी यूनियन सी लिखा। अब बी और सी की जगह आपको जो सेट दिए गए थे इनको यहाँ पर पुट कर लें, तो यहाँ पर अब आ रहा है जेड यूनियन क्यू। ठीक है, दोनों सेट का हमने यूनियन सेट मालूम करना है। तो जेड का जो सेट होता है ये इंटीजर का सेट होता है, ये सारे का सारा इस रैशनल नंबर वाले सेट में शामिल होता है। ठीक है, तो इनको जब आप यूनियन करेंगे यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में आप लिखेंगे तो आपके पास ये पूरे का पूरा सेट आ जाएगा जो रैशनल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर मैंने क्यू पुट कर दिया। अब ये आपके पास बी यूनियन सी का सेट आ गया, तो अब इसको आप इंटरसेक्शन सेट कर लें इसका इस सेट ए के साथ। ठीक है, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा। अब सेट ए की जगह मैंने ये में सेट दिया गया था नेचुरल नंबर का सेट, इसको पुट कर लिया और इसको मैं अभी इंटरसेक्शन करने लगा हूं इस सेट के साथ यानी कि क्यू के साथ। ठीक है, तो अब इनका जब इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे यानी कि दोनों के कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट हमने एक सेट के अंदर लिखने होते हैं, तो अब ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये सारे का सारा शामिल होता है इस रैशनल नंबर के सेट में या क्यू। ठीक है, तो इनका जो फिर इंटरसेक्शन सेट बनेगा ये पूरा जो नेचुरल नंबर का सेट है ये सारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो हम जो ऊपर इक्वेशन थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की, उसकी राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर लिखी। अब इसको सॉल्व करें तो पहले ये जो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी है इनको सॉल्व कर लें। इनको सॉल्व करेंगे तो देखें आपके पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये सेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हम नेचुरल नंबर और इंटीजर इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम करने लगे हैं। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है ये सारे का सारा इंटीजर में शामिल होता है, तो इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा यानी कि इनके जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ये पूरे का पूरा नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो अब ए जो है ये नेचुरल नंबर का सेट है और सेट सी जो है ये रैशनल नंबर का सेट है। तो रैशनल नंबर में ये सारे जो नेचुरल नंबर है शामिल होते हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा ये नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का सेट भी आ गया और ए इंटरसेक्शन सी का सेट भी आ गया। अब ये जो हमारे पास दोनों सेट आए हैं इनका हमने यूनियन कर लेना है आपस में। ठीक है, तो ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिखा। उसके बाद एन यूनियन एन यानी कि नेचुरल नंबर का यूनियन सेट हमने मालूम करना है नेचुरल नंबर के साथ, तो इनके एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करना है, तो जाहिर है इनका जो यूनियन का सेट आएगा वो नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास राइट हैंड साइड का सेट आ गया, ये नेचुरल नंबर पे मुश्तमिल है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट था ये भी नेचुरल नंबर का सेट था, यानी कि दोनों सेट जो है वो इक्वल हैं, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की जो इक्वेशन थी उसकी दोनों साइड्स को वेरीफाई कर लिया, क्योंकि दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसे सेट आ गए। तो हम अपना आंसर लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देंगे, इस प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट। ये नीचे हमें सेट दिए गए हैं तो इनके लिए हमने डिमॉर्गन्स लॉज को वेरीफाई करना है। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.2 में ऑलरेडी सॉल्व करके आए हैं और छोटी क्लासेस में भी हम डिमॉर्गन्स लॉ को पढ़ के आए हैं। ये दो लॉज हैं डिमॉर्गन्स के। पहले वाला लॉ है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, और दूसरे वाला लॉ जो है ये पहले वाले लॉ में जहां पर यूनियन आ रहा है उसको आप चेंज कर दें इंटरसेक्शन से, और जहां पर इंटरसेक्शन आ रहा है उसको चेंज करते यूनियन से, तो ये आपके पास दूसरे वाला लॉ बन जाता है। ठीक है, तो ये दो लॉ हमने इन तीनों सेट्स के लिए वेरीफाई करने हैं। तो अब हम ये जो पहले वाला लॉ है इसको वेरीफाई करते हैं। मैंने इस लॉ को यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास एक जैसा सेट आ जाता है तो उसका मतलब है हम इक्वेशन की दोनों साइड को इक्वल वेरीफाई कर लेंगे, तो उससे ये लॉ भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखा और उसके सामने जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी इसको पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पर ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट आ रहा है, तो उसके लिए पहले हम ए यूनियन बी का सेट मालूम कर लेते हैं। तो ये मैंने ए यूनियन बी लिखा, उसके बाद ए और बी की जगह दोनों सेट मैंने पुट कर दिए जो हमें यहाँ पर ये दिए गए थे। ठीक है, अब इनका हमने यूनियन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में हमने लिख देना है। तो अब देखें जो पहले वाला सेट ए है इसमें 2 से लेकर 20 तक सारे इवन नंबर हैं, और जो दूसरा सेट है बी इसमें 1 से लेकर 19 तक सारे ऑड नंबर है। तो जब आप इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, इवन और ऑड जो है वो सारे हमने इकट्ठे कर लिए।
उसके बाद अब हम ये ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट किस तरह मालूम कर सकते हैं कि जिस सेट के ऊपर ये कंप्लीमेंट का साइन आ रहा हो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा है तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाला जो सेट है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने यू माइनस ए यूनियन बी लिख दिया। अब यू की जगह ये जो यूनिवर्सल सेट में दिया गया है इसको मैंने पुट कर दिया और ए यूनियन बी की जगह मैंने ये जो सेट हमने अभी मालूम किया था इसको पुट कर दिया। अब इनको हमने माइनस कर दिया, यानी कि ये जो पहला सेट है यूनिवर्सल सेट, इसमें से ए यूनियन बी के जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो हमने निकाल देने हैं। तो देखें यूनिवर्सल सेट में भी जितने एलिमेंट है वो 1 से लेकर 20 तक नंबर्स पे मुश्तमिल है और ये सेट भी 1 से लेकर 20 नंबर्स पे मुश्तमिल है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये सारे एलिमेंट आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट रह जाएगा पीछे। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए इक्वेशन आ जाती है या सेट आ जाता है, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पर पहले पुट की। अब इसमें हमें पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करना पड़ेगा। तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट के लिए मालूम करता हूं। तो आप देखें यहाँ पर ए के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा है तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया, ए की जगह हमें ऊपर जो सेट ए दिया गया था उसको मैंने पुट किया। अब इसको माइनस करें, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ये जो सेट ए के एलिमेंट्स है इनको माइनस करें। तो अब ये जो सेट ए है इसके जो एलिमेंट्स है ये सारे इवन नंबर है, जुफ्त आदाद है 2 से लेकर 20 तक। तो आप ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से इवन नंबर निकाल देंगे, पीछे ये ऑड नंबर इसमें रह जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट का सेट आ जाता है। अब बी कंप्लीमेंट मालूम करना है तो अब यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करते हैं। ठीक है, और अब आप ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से सेट बी के एलिमेंट माइनस करेंगे तो अब सेट बी के एलिमेंट जो है ये सारे ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये जितने भी ऑड नंबर है इनको जब हम निकालेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से तो पीछे इसमें इवन नंबर रह जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट का सेट भी आ गया। तो अब हम इनका ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का सेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने जो ए कंप्लीमेंट वाला सेट ये जो मालूम किया था इसको पुट कर दिया और बी कंप्लीमेंट की जगह ये वाला सेट मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। दोनों का हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में हमने लिखना होता है। तो यहाँ पर देखें जो पहला सेट है इसमें सारे ऑड नंबर है, ताक नंबर है, और जो दूसरा सेट है इसमें सारे इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। तो इनमें कोई भी नंबर मुश्तरका नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो अब देखें ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसके लिए भी जो सेट आया है ये भी एम्प्टी सेट हो गया, इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। तो अब ये नंबर 1 देख लें और ये नंबर 2 देख लें, दोनों सेट एम्प्टी है, दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि ये जो पहले वाला डी मार्गन लॉ है इसकी इक्वेशन की दोनों साइड हमारे पास बराबर आ गई, इक्वल आ गई। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज वेरीफाइड दैट। उसके बाद ये पहले वाला लॉ जो है इसको आउटपुट कर लेंगे, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड वाला लॉ हम वेरीफाई करेंगे, तो ये सेकंड वाला लॉ है। ठीक है, अब इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड के लिए हम सेट मालूम कर लेते हैं। अगर एक जैसे सेट आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये लॉ भी हम वेरीफाई कर लें। ठीक है, तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व कर लें, ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पहले पुट की। अब यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, इसके लिए हमने सेट मालूम करना है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी इसके लिए सेट मालूम कर लेते हैं। तो ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा और ए और बी दोनों सेट मैंने पुट कर दिए। अब इनका हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एक सेट में सारे इवन नंबर है, दूसरे सेट में सारे ऑड नंबर है, तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इनका जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का सेट आ गया। तो अब आप ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का सेट मालूम कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट किस तरह मालूम करते हैं कि जिस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा होता है उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर ये कंप्लीमेंट का साइन आ रहा है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट हमने यहाँ पर मालूम किया था इस सेट को हम माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में। तो ये मैंने u माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। अब u की जगह यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया और ये जो a इंटरसेक्शन b वाला सेट था ये एम्प्टी सेट था, इसको मैंने पुट कर दिया। माइनस करेंगे तो जाहिर है ये दूसरे वाला सेट एम्प्टी है, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये जो यूनिवर्सल का सेट है ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें से हम कोई भी एलिमेंट डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी हम एलिमेंट इसमें से माइनस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट है वो आ गया, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके लिए सेट मालूम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पुट करें, उसके बाद देखें यहाँ पर अब राइट हैंड साइड क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अब पहले हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों सेट मालूम कर लेते हैं, फिर उनका हम यूनियन सेट मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है। तो अब सेट ए के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा है तो अब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर। ठीक है, तो ये मैंने u माइनस ए लिखा, u की जगह यूनिवर्सल सेट पुट किया, a की जगह सेट a जो हमें दिया गया था उसको पुट किया, माइनस करेंगे, यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से सेट a के सारे एलिमेंट हमने निकाल देने हैं। तो देखें जो सेट a है इसके जो एलिमेंट है ये सारे इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। तो ये जब हम निकालेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से तो पीछे सिर्फ ऑड नंबर रह जाए। ठीक है, और इसी तरह अब बी कंप्लीमेंट मालूम करें तो अब चूंकि हमने बी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है तो हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने u माइनस बी लिखा, उसके बाद दोनों सेट पुट करके इनको माइनस करें, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट निकालेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा बी कंप्लीमेंट। ठीक है,
ये हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों सेट मालूम कर लिए, तो अब हम इनका यूनियन सेट मालूम कर सकते हैं। तो मैंने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लिख दिया, उसके बाद मैंने इन दोनों की जगह ये जो सेट हमने मालूम किए थे इनको पुट कर दिया। अब इनका हमने यूनियन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे, ठीक है। तो आप जब इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ये वाला सेट आ जाए। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया, इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। तो अब देखिए हमारे पास ये जो दो सेट आए हैं, ये जो जिसको मैंने नंबर 1 किया था लेफ्ट हैंड साइड के लिए, इसमें भी जो एलिमेंट आ रहे हैं ये 1 से लेके 20 तक इसमें नंबर शामिल है। और इस तरह ये जो हमारे पास सेट 2 आया है, ये राइट हैंड साइड के लिए आया है, इसमें भी जो एलिमेंट है ये 1 से लेके 20 तक नंबर इसमें सारे शामिल है, यानी कि दोनों सेट एक जैसे हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन है, इसकी इक्वेशन को हमने, इसकी इक्वेशन की दोनों साइड को हमने इक्वल वेरीफाई कर लिया। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज वेरीफाइड दैट, उसके बाद जो सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन है उसको मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। तो ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर लिया सेट के थ्रू, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द सेट पी। ये हमें सेट पी दिया गया है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया गया है, और इस तरह ये सेट क्यू दिया गया है, ये भी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है। हमने पी इंटरसेक्शन क्यू यानी कि इन दोनों सेट्स के लिए इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है। तो उसके लिए पहले हमें इन दोनों सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहले जो सेट पी है इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए अब इसके एलिमेंट कौन से आएंगे, x such that x is equal to 5m, के इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 5m की फॉर्मेट में आएंगे, 5m की फॉर्म में आएंगे। और ये m क्या है, m बिलोंग्स टू n, और ये m जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो नेचुरल नंबर का सेट हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर है ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो अब इस सेट के एलिमेंट लिखने के लिए हम 5 और m की जगह हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे। पहले 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, फिर m की जगह 2 पुट करें तो 10 आ जाएगा, m की जगह 3 पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट आ जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस सेट पी के जो एलिमेंट है ये 5 के टेबल पे मुश्तमिल है, ठीक है। और इसी तरह आप सेट क्यू को भी हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो अब इसके जो एलिमेंट्स है वो हैं x such that x is equal to 2। अब इसके जो एलिमेंट है वो 2m की फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। और m क्या है, m बिलोंग्स टू n, ठीक है। कि ये जो m है ये नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है। तो अब देखिए इसके एलिमेंट लिखेंगे, तो देखिए अब इसके हम एलिमेंट्स लिखेंगे। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो m की जगह आप पहले 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, फिर m की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर m की जगह 3 पुट करेंगे 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह ये आपके पास जो सेट क्यू है ये टेबुलर फॉर्म में आ जाता है। और अब देखें ये सेट क्यू को आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 का टेबल है इसके एलिमेंट उस पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दोनों जो सेट्स हैं ये टेबुलर फॉर्म में आ गए हैं, तो इनके लिए अब हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम कर सकते हैं, यानी कि पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पी इंटरसेक्शन क्यू, उसके बाद ये दोनों सेट मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। अब इंटरसेक्शन सेट का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे। तो देखिए अगर आप इस दोनों सेट के फॉर्मेट को देखें तो यहाँ पर जो दूसरे वाला सेट है इसमें सारे इवन नंबर आ रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये जो पहले वाला सेट है इसमें एक एलिमेंट छोड़ के दूसरा जो एलिमेंट है ये इवन नंबर में आ रहा है, ठीक है। देखें ये 5 के बाद 10 आया, फिर 15 के बाद 20, फिर 25 के बाद 30 आएगा, फिर 35 के बाद 40 आएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि इसमें ये जो इवन नंबर हैं 10 20 30 40 50 ये इस सेट में भी आ रहे हैं और इस सेट में भी आ रहे हैं, तो ये कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे या मुश्तरका एलिमेंट हो जाएंगे। तो इनका जो इंटरसेक्शन का सेट बनेगा ये सर बन जाएगा 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन, इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू के लिए सेट आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हम पीछे यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ के आए थे उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। हमने ये जो दो इक्वेशन में दी गई हैं इनसे हमने ये रिजल्ट डिड्यूस करना है या ये रिजल्ट निकालना है कि इन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो पहले ये जो पहले वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने पहले वाला पार्ट यहाँ पर पुट किया। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ पर पहले जो लेफ्ट हैंड साइड इसको पुट की, ठीक है। अब हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी पुट कर दी। अब देखें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हम जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 6 में, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे। तो अगर आप इस इक्वेशन की ये लेफ्ट हैंड साइड देखें और यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसको देखें तो हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें इस एक्सप्रेशन को हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस वाले फॉर्मेट में लेके आएंगे तो हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। ये मैंने ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इसको मैंने इस तरह लिख दिया। इससे मैंने यही वाली चीज यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर सिर्फ ये था कि यहाँ पर हमें 3 सेट दिए गए हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 सेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखें जो पहले वाला पार्ट आ रहा है ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि सेट ए का अगर हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करें सेट ए के साथ तो हमें सेट ए ही मिलेगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट ए, इसमें ये एलिमेंट है। अब इसका अगर हम इंटरसेक्शन सेट इसी सेट के साथ मालूम करना चाहें तो इंटरसेक्शन सेट की सूरत में क्या होता है कि हम दोनों सेट के जो मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसके जो मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट है ये सेट ए वाले एलिमेंट ही हो जाएंगे, यानी कि सेट ए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ए इंटरसेक्शन ए की जगह सेट ए को पुट, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में ये लिख भी दिया बिकॉज ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ए से। तो अब देखिए ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई है ये किसके इक्वल है, देखिए ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव कर लिया है। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख लेंगे हेंस प्रूव दैट। उसके बाद मैंने हमें ये जो इक्वेशन दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी, हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, हमने ये रिजल्ट डिड्यूस कर लिया या ये रिजल्ट मालूम कर लिया कि इस इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने ये वाली यूज की थी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब पार्ट 2 है, उसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब ये मैंने इक्वेशन को पुट किया, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगर आप इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें तो हम इस एक्सप्रेशन के लिए जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है ये प्रॉपर्टी की ये वाली यहाँ पर लिख सकते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर 3 सेट है और यहाँ पर 2 सेट है, ठीक है। तो अब इस पे हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखें इस एक्सप्रेशन में जो पहले वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ पर सेट ए का यूनियन सेट लिया जा रहा है सेट ए के साथ ही। तो किसी भी सेट का अगर आप यूनियन सेट उसी सेट के साथ लेंगे तो आपको आंसर में वही वाला सेट मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। देखें जिस तरह के यहाँ पर एक सेट ए है, इसका अगर मैं यूनियन सेट इसी सेट ए के साथ मालूम करूंगा, इन दोनों सेट का यूनियन सेट मालूम करूंगा तो मेरे पास सेट ए ही आएगा। इसलिए हम ये जो ए यूनियन ए है इसकी जगह हम सिर्फ सेट ए को पुट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर मैंने इस ए यूनियन ए की जगह सेट ए को पुट कर दिया। यहाँ पर मैंने रीजन भी लिख दी कि बिकॉज ए यूनियन ए इक्वल होता है ए के, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई है ये किसके इक्वल है, ये अगर आप इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखें इसके इक्वल है, तो मैंने इसे लिख दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, तो हम लिख लेंगे हेंस प्रूव दैट। उसके बाद हमें ये जो इक्वेशन दी गई थी ये मैंने पुट कर, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। देखें इसमें हमें ये 2 फंक्शन दिए गए, एक जी ऑफ एक्स है और एक एस ऑफ एक्स है, ठीक है। तो हमने ये नीचे हमें मुख्तलिफ यहाँ पर वैल्यू दी गई है ये हमने मालूम करनी है। पार्ट 1 इसमें हमने जी ऑफ 0 की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जी ऑफ 0 मालूम करना है, तो हमें ये जो जी ऑफ एक्स है इस फंक्शन को पुट करना है, ठीक है। इसको हमने पुट किया और एक्स की जगह हमने 0 को पुट करके इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन में जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर आप 0 पुट करके उसको सॉल्व करेंगे तो आपको -2 आंसर मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास जी ऑफ 0 की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद ये जी ऑफ -1 को सॉल्व करेंगे, उससे इसी तरीके से यहाँ पर आप जो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है उसको पुट करेंगे और अब एक्स की जगह आप -1 पुट कर देंगे। जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर -1 पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आपको -9 आंसर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जी ऑफ -5/3 ये मालूम करना है, तो अब हमने जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन पुट करके इस एक्स की जगह -5/3 को पुट करना है और इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। देखें यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास 7 × -5/3 आ जाएगा। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 डिवाइडेड बाय ये 3 आ गया, ठीक है, और माइनस ये वाला 2 आ जाता है। अब इसका सॉल्व करेंगे तो इनको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इनका एलसीएम लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास -41/3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है, इसमें अब हमें s ऑफ 1 की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो अब आप s ऑफ x वाला फंक्शन पुट कर दें और इस x की जगह जहां जहां पर x आ रहा है इस फंक्शन में उसकी जगह आप 1 पुट कर दें। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 5 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 5 है, अब यहाँ पर हमें s ऑफ -9 की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हम अगेन जो s ऑफ x वाला फंक्शन है उसको पुट करेंगे और जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर हमने -9 को पुट कर देना है और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर 645 मिलेगा, ठीक है। और लास्ट पे है ये हमें s ऑफ 7/2 इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर भी हम s ऑफ x वाला फंक्शन पुट करेंगे और जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर हमने 7/2 को पुट कर देना है, ठीक है। इस तरह पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर ये मैंने इस x की जगह 7/2 पुट किया तो ये 7/2 का स्क्वायर हो गया। अब आप इसका स्क्वायर लें, 7 का स्क्वायर लें तो 49 हो जाता है और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 49/4 × 8 आ जाएगा। अब ये 4 इस 8 पे डिवाइड हो सकता है 2 टाइम, तो ये इसको डिवाइड कर देगा 2 टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 को इस 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो 95 मिलेगा। तो ये आपके पास s ऑफ 7/2 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, ठीक है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर, और इसमें ये जो a और b है ये कांस्टेंट वैल्यूज है। हमने क्या करना है, इफ f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 एंड f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10,
और ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी हमें दो वैल्यू दी गई है, एफ ऑफ -2 की वैल्यू दी गई है 3 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू दी गई है 10। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हमें ये जो ए और बी या ये जो दो कांस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये जो दो वैल्यूज दी गई हैं, एफ ऑफ -2 का मतलब ये है कि हमने इस फंक्शन में एक बार x की जगह -2 को पुट करना है और फिर हमने इस फंक्शन में एक बार x की जगह 4 को पुट करके इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, उन दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो हम ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है a और b ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। मैंने ये हमें जो फंक्शन दिया गया था इस फंक्शन को मैंने लिख दिया और इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने नंबर 1 कर दिया और उसके बाद एफ ऑफ -2 की वैल्यू 3 है, इसको मैंने पुट कर दिया और एफ ऑफ 4 = 10 इसको मैंने पुट कर दिया। अब हम ये जो फंक्शन है इसको पहले ये जो एफ ऑफ -2 है इसके लिए सॉल्व करते हैं, यानी कि हम इस x को रिप्लेस करेंगे -2 से। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया पुट x = -2 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप x की जगह -2 पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये तो आ जाएगा एफ ऑफ -2 = और ये a -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा प्लस ये वाला b आ गया। अब ये एफ ऑफ -2 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 3। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे इस 3 से। ठीक है, तो इसको जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब हम इसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू अब रखेंगे हम 4, सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। तो देखें इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब देखिए मैंने x को 4 की को लग दिया, तो अब जो फंक्शन आपको ऊपर दिया गया था वहां पर जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 4 पुट करेंगे। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई तो इसमें ये 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a + b आ जाएगा और यहाँ पर f ऑफ 4 आ रहा है। अब ये जो f ऑफ 4 है इसकी वैल्यू में क्या दी गई है, देखें इसकी वैल्यू में 10 दी गई है, तो अब इस f ऑफ 4 को आप रिप्लेस कर दें 10 से। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है, इसको मैंने नंबर 3 कर दिया। अब ये जो दो इक्वेशन आई है 2 और 3 इनको हम आपस में सॉल्व करके ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं a और b इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन 3 है इसमें से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें जब हम माइनस करेंगे ये मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब चूंकि हमने इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है तो मैंने इक्वेशन 3 को ऊपर लिखा और इक्वेशन 2 को नीचे लिखा। अब जिस इक्वेशन को माइनस करना होता है उसमें जो टर्म्स आती हैं उन टर्म्स के हमने साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के साथ कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो जिस वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ प्लस का साइन है। तो इस प्लस को मैंने माइनस कर दिया, इस माइनस को मैंने प्लस कर दिया और इस प्लस को मैंने माइनस कर दिया। मैंने नीचे वाली इक्वेशन की जितने टर्म्स थी सारे सबके मैंने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर हमारे पास प्लस भी आ रहा है, नीचे माइनस भी आ रहा है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। इनको हम डिडक्ट कर लेते हैं। पीछे हमारे पास 10 - 3 ये 7 आ जाएगा और ये 4a + 2a 6a हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो a को हम इसी तरफ रखते हैं और 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, दूसरी तरफ जाके 7 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये हमारे पास ये जो ऊपर दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इनमें से किसी में भी इसकी वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट नंबर b है इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको पुट कर लेता हूँ। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखी और उसमें a की जगह ये मैंने इसकी वैल्यू 7 और 6 को पुट कर दिया। ठीक है, अब देखें ये 2 इस 6 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास -7/3 प्लस ये वाला b आ जाएगा। अब हमें b की वैल्यू चाहिए तो -7/3 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये मैंने 3 + 7/3 लिख दिया। अब ये दो वैल्यूज आ रही है, इसमें ये वाली वैल्यू चूंकि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में है तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इनका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम मैंने 3 लिखा। अब देखें ये जो 3 है इसके नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ जिस तरह के यहाँ पर लिखा हुआ, तो जब किसी नंबर का नीचे वाला नंबर नहीं लिखा होता है इसका मतलब है उसका जो नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर 1 है तो वो 1 इस 3 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। उस 3 को आप इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा और ये 3 इस 3 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। उस 1 को आप इस वाले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब ये 9 + 7 इसको ऐड करेंगे तो 16 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने a और b जो दोनों कांस्टेंट नंबर थे उनकी वैल्यूज मालूम कर ली है। ये मैंने नीचे दोनों की वैल्यूज लिखनी। सो a = 7/6 एंड b = 16/3। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय kx = 7x - 5। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है kx। ठीक है, इफ kx = 100, अगर ये जो k ऑफ x है इसकी वैल्यू 100 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर दी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप ये फंक्शन पुट करें और k ऑफ x की वैल्यू में क्या दी गई है 100, तो इस k ऑफ x को आप रिप्लेस कर दें 100 से। ठीक है, तो मैं k ऑफ x की जगह 100 पुट करूंगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब ये -5 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके 100 के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये 105 = 7x रह जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 7 को भी दूसरी तरफ लेके जाए, 7 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
दूसरी तरफ जाके 105 पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये 7 105 को डिवाइड करेगा 15 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15/1, या इसको हम x = 15 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाता है। अब बुक में जो आंसर टाइप हुआ है वो कुछ और है, वो मुझे टाइपिंग मिस्टेक लगती है। जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 है। इसको सेम पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। इसमें हमें कंसीडर द फंक्शन g of x इक्वल टू दिस वन। ये हमें एक फंक्शन g of x दिया गया है वेयर m एंड n आर कांस्टेंट नंबर, जिसमें कि ये m और n है ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इफ g of f इक्वल टू 4 एंड g of 0 इक्वल टू 5, तो अगर g of 4 की वैल्यू हमें 20 दे दी जाए और g of 0 की वैल्यू हमें 5 दे दी जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो ये जो दो कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं m और n, इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। हमें ये जो दो वैल्यू दी गई हैं g of 4 और g of 0, हम ये दो वैल्यूज बारी बारी पुट करेंगे इस फंक्शन में। इस x को हमने रिप्लेस करना है पहले 4 से, तो और इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे और इस x को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। वो जो दो इक्वेशन आएंगी उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपस में, तो हमारे पास m और n की वैल्यूज वहां से आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने इस फंक्शन को पहले लिखा और इसको मैंने नंबर 1 कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट ये में जो दो वैल्यू दी गई थी g of 4 और g of 0, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब हम पहले इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं g of 4 के लिए, यानी कि हमने x को रिप्लेस कर देना है 4 से। जहां जहां पर इस फंक्शन में x आएगा वहां पर आप 4 पुट कर दें। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16m से मल्टीप्लाई होगा तो 16m हो गया, प्लस ये वाला n आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास g of 4 आ रहा है, तो g of 4 की हमें वैल्यू दे दी गई है 20, तो इस g of 4 को आप रिप्लेस कर दे 20 के साथ। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है, इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब हम इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं g of 0 के लिए, यानी कि अब हम इस फंक्शन में जहां जहां पर x आ रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ, ठीक है। तो देखें जब आप पुट करेंगे x = 0, तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। अब देखें यहाँ पर ये m और इंटू 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 हो जाएगा, और वो 0 इस m से मल्टीप्लाई हुआ तो इसको भी 0 कर देगा, पीछे ये n रह जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब ये g of 0 की हमें वैल्यू क्या दी गई है, ऊपर 5 दी गई है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 5 से। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाती है, इसको मैंने नंबर 3 कर दिया। और देखें यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। तो अब आप ये n की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं और यहाँ से इस m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। देखें ये मैंने ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें जो n आ रहा था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया 5 से, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। तो हमें अब m की वैल्यू चाहिए, तो पहले ये जो +5 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाए। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 20 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 15 रह गया, यहाँ पर 16m रह गया। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, 16 को दूसरी तरफ ले जाए, 16 यहाँ m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 15 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास m की वैल्यू भी आ जाती है और ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम नीचे अपना आंसर लिख लेंगे। सो m = 15/16 एंड n = 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। शॉपिंग मॉल हैज 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100। कि एक शॉपिंग मॉल है, उसमें 100 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के, और वो जो 100 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं उनकी जो नंबरिंग हुई है वो 1 से लेके 100 तक हुई है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल सेट को जाहिर करता है, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया। द प्रोडक्ट आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज, और वो जो प्रोडक्ट है उनकी कैटेगरीज इस तरह बनाई गई है। जो सेट ए है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इस कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, इनकी तादाद 30 है और इनकी नंबरिंग 1 से 30 तक हुई है। सेट बी है, इसमें क्लोथिंग है जो कि 25 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और इनकी लेबलिंग 31 से 55 तक की गई है, यानी कि उनपे जो नंबरिंग हुई है वो 31 से लेकर 55 तक की गई है। और सेट सी है, उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये टोटल 25 है और इनकी लेबलिंग 76 से 100 तक हुई है। तो हमने क्या करना है, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट। हमने इन तीनों सेट्स को पहले तो टेबुलर फॉर्म में लेके आना है, फिर हमें उनका यूनियन सेट मालूम कर लेना है। तो देखें ये जो तीन सेट है ए बी सी, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब ये जो सेट ए है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम है उनकी लेवलिंग कहां से हुई है या नंबरिंग कहां से हुई है, 1 से लेकर 30 तक। तो इसका जो सेट बनेगा ये 1 से 30 तक मैंने लिख दिया। क्लोथिंग की जो नंबरिंग है वो 31 से 55 तक है, तो इसका जो सेट है इसमें 31 से लेकर 55 तक नंबर आ जाएंगे। और उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट है, ये 76 से लेकर 100 तक है, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग मैंने 76 से लेकर 100 तक कर दी। अब इन तीनों सेट्स का आपने यूनियन सेट मालूम करना है, यानी कि तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके आप एक सेट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया। उसके बाद ये तीनों सेट मैंने पुट करके इनका मैंने जब यूनियन सेट लूंगा तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। इसमें ये सारी कैटेगरीज हैं, ये सारी इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है। ये तीनों सेट इसमें आ गए, तो ये हमारा आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, के टोटल 180 स्टूडेंट जो के एनुअल एग्जाम में अपीयर हुए, उनमें से 120 पास द मैथ टेस्ट। 120 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने के मैथ का टेस्ट पास किया, 90 पास द साइंस टेस्ट, और 90 ऐसे थे जिन्होंने के साइंस का टेस्ट पास किया, एंड 60 पास बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट, और 60 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने के दोनों सब्जेक्ट को पास किया, ठीक है।
हमने मालूम क्या करना है, पार्ट ए है हाउ मेनी पास आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट। कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कि या तो मैथ का सब्जेक्ट क्लियर किया या साइंस का सब्जेक्ट किया, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को उन्होंने क्लियर किया या उसको पास किया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये पार्ट ए सॉल्व करते हैं, फिर मैं ये बाकी जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब सबसे पहले देखेंगे मैंने पार्ट ए यहाँ पर लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जो मैं इन्फॉर्मेशन दी गई है ये हम नीचे लिख लेते हैं। हम सबसे पहले स्टेप में ये करते हैं कि यहाँ पर देखें दो सेट्स हमारे पास बन रहे हैं, एक वो स्टूडेंट जिन्होंने के मैथ का टेस्ट पास किया और एक वो स्टूडेंट जिन्होंने के साइंस का टेस्ट पास किया। तो हम इन दोनों सेट्स को पहले नाम दे देते हैं। मैंने लिख दिया m इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास मैथ टेस्ट, कि वो स्टूडेंट जिन्होंने के मैथ का टेस्ट पास किया इसको मैंने m का नाम दे दिया, और इसी तरह वो स्टूडेंट जिन्होंने के साइंस का टेस्ट पास किया इसको मैंने s के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब हम जो ऊपर हमारे पास सेट्स की कार्डिनलिटीज आ रही हैं या सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। पहले तो यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी लिखते हैं। मैंने लिख दिया n ऑफ u या कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट थे स्कूल में वो कितने थे 180। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट का डेटा आ गया। उसके बाद n ऑफ m कार्डिनलिटी ऑफ मैथ जो स्टूडेंट थे या उनकी जो तादाद थी वो कितनी थी 120, ये मैंने पुट कर दी। और कार्डिनलिटी ऑफ s या वो स्टूडेंट जिन्होंने कि साइंस का सब्जेक्ट पास किया वो 90 थे, ये मैंने लिख दिया। और कार्डिनलिटी ऑफ m एंड s यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने के मैथ का टेस्ट भी पास किया और साइंस का टेस्ट भी पास किया। यहाँ पर एंड का वर्ड आया है, तो जब एंड का वर्ड आएगा तो हम ये इंटरसेक्शन का साइन यूज करेंगे। ठीक है, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने के दोनों टेस्ट सब्जेक्ट को पास किया, तो इनकी तादाद कितनी थी 60, ये मैंने लिख दी। हमने मालूम क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमसे कहा जा रहा है कि हमने वो स्टूडेंट मालूम करने हैं जिन्होंने आइदर मैथ का टेस्ट पास किया और साइंस का टेस्ट पास किया, यानी कि यहाँ पर आर का वर्ड आ रहा है, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पास किया। तो जब आर का वर्ड आएगा कि दो वैल्यू में से किसी एक वैल्यू की बात की जाएगी तो फिर हम यहाँ पर यूनियन का साइन यूज करेंगे। तो हमने कार्डिनलिटी ऑफ m यूनियन s, यानी कि ये जो दो सेट हमारे पास आए हैं इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास उन स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी जिन्होंने या तो मैथ का टेस्ट पास किया या साइंस का टेस्ट पास किया। ठीक है, तो अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फार्मूला पढ़ के आए थे, पीछे हम ये चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब इस फार्मूला में आप ये जो ऊपर वैल्यू दी गई है इनको आप पुट करें, तो देखें जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 150 वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने या तो मैथ का टेस्ट पास किया या साइंस का टेस्ट पास किया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें है हाउ मेनी डिडंट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट, और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने के दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को भी क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो अब ये जो है ये जो पहले वाला पार्ट है उसके ऑपोजिट हो गया। वहां पर हम ये मालूम कर रहे थे कि दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को भी अगर स्टूडेंट ने क्लियर किया हो, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये मालूम करना है कि दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर स्टूडेंट फेल हो गया हो या उसने पास नहीं किया हो, तो अब ये उसके उलट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने ये जो सेट है इसका कंप्लीमेंट सेट लेना है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है उलट। ठीक है, तो मैंने इस सेट का कंप्लीमेंट सेट लिख दिया। अब कंप्लीमेंट सेट किस तरह मालूम करते होते हैं, जिस सेट के ऊपर ये कंप्लीमेंट का साइन आता है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं। तो मैंने कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ये वाला जो सेट है इसको लिख दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमारे पास 180 थी, ये हमारे पास 150 आई है, माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 वो स्टूडेंट्स आएंगे जो कि दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट सी है कि हाउ मेनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, कितने ऐसे हैं जिन्होंने कि साइंस का टेस्ट तो पास किया लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। तो अब यहाँ पर हमने सिर्फ साइंस के स्टूडेंट मालूम करने हैं, तो हम जो टोटल हमारे पास स्टूडेंट थे जिन्होंने कि साइंस का टेस्ट पास किया था उसमें से हम वो स्टूडेंट निकाल देंगे जिन्होंने साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट को पास किया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो मैंने कार्डिनलिटी ऑफ s माइनस कार्डिनलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन s लिख दिया। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 90 है और इसकी वैल्यू 60 है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये 30 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने के सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट क्लियर किया। ठीक है, और उसके बाद पार्ट डी है हाउ मेनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, कितने ऐसे स्टूडेंट थे जो कि साइंस के टेस्ट में फेल हो गए। ठीक है, तो देखें हमने जो साइंस के टोटल स्टूडेंट पास किए थे उनकी वैल्यू हमारे पास 90 थी। अब हमने इसका कंप्लीमेंट सेट ले लेना है क्योंकि इसके ऑपोजिट बात की जा रही है, वो स्टूडेंट जो कि साइंस के सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। तो यहाँ पर भी अब हम कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये जो n ऑफ s है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने कार्डिनलिटी ऑफ u माइनस कार्डिनलिटी ऑफ s लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर ले, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमारे पास 180 है, इसकी वैल्यू 90 है, माइनस करेंगे तो 90 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि साइंस के सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। ठीक है, ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कि एक सॉफ्टवेयर हाउस में 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वो लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमिन व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक्ड मोर, ये सर्वे कराया गया कि वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है 300 उनमें से ज्यादातर डेवलपर्स कौन सी लैंग्वेज पसंद करते हैं। ठीक है,
द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टेटिस्टिक। तो जो सर्वे था उसमें जो हमारे पास रिजल्ट आया या उसकी जो हमारे पास आदाद शुमार थे वो इस तरह के थे कि 150 ऐसे डेवलपर थे जो कि पाइथन लैंग्वेज को पसंद करते थे, 130 ऐसे थे जो कि जावा को पसंद करते थे और 120 ऐसे थे जो कि PHP को पसंद करते थे। ठीक है, और उसके अलावा फिर कुछ ऐसे थे डेवलपर जो कि पाइथन और जावा दोनों को पसंद करते थे। इस तरह की बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये अभी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें जो ये 3 सेट दिए गए हैं, पाइथन, जावा और PHP लैंग्वेजेस को जो डेवलपर पसंद करते हैं, इन सेट्स को हम पहले नाम दे देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया P या वो डेवलपर जो कि पाइथन लैंग्वेज को पसंद करते हैं, इसको मैंने PK को लग दिया, और वो डेवलपर जो कि जावा लैंग्वेज को पसंद करते हैं उसको मैंने JK को लग दिया, और वो डेवलपर जो कि PHP को पसंद करते हैं उसको मैंने HK को लग दिया। ये मैंने जो 3 वहां पर सेट आ रहे थे उनको मैंने नाम दे दिया। तो अब सबसे पहले जो सेट्स हैं कार्डिनलिटी लिखेंगे, तो यहाँ पर पाइथन के कितने पसंद करने वाले हैं 150, तो हम लिखेंगे यहाँ पर n ऑफ p या कार्डिनलिटी ऑफ p इज इक्वल टू 150। इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ j ये 130 है और कार्डिनलिटी ऑफ h 120 है। ठीक है, तो ये तो मैंने डेवलपर्स के लैंग्वेज के हिसाब से जो सेट बन रहे थे वो मैंने यहाँ पर उनकी कार्डिनलिटी लिख दी। अब देखें, कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा लैंग्वेज को पसंद करते हैं। मसलन 70 ऐसे हैं जो कि पाइथन और जावा ये 2 लैंग्वेज पसंद करते हैं, 60 ऐसे हैं जो कि पाइथन और PHP को पसंद करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो अगली 3 वैल्यूज आ रही है, तीनों में एंड का वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 वैल्यूज के दरमियान एंड का वर्ड आ रहा हो या दोनों वैल्यूज की बात की जा रही हो तो फिर हम इंटरसेक्शन का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनकी जब कार्डिनलिटी हम लिखेंगे तो हम इंटरसेक्शन का साइन यूज करेंगे। देखिए, मैंने कार्डिनलिटी ऑफ P एंड J यानी कि वो डेवलपर जो कि पाइथन और जावा को पसंद करते हैं कितने थे, 70 थे, तो मैंने P इंटरसेक्शन J लिख दिया। इसी तरह 60 ऐसे थे जो कि पाइथन और PHP को पसंद करते हैं, ठीक है, तो मैंने P इंटरसेक्शन H लिख दिया। ठीक है, और 50 ऐसे थे जो कि जावा और PHP को पसंद करते हैं, यहाँ पर भी एंड का वर्ड था तो यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन का साइन पुट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखें 40 ऐसे हैं जिनको कि तीनों लैंग्वेजेस पसंद है। अब यहाँ पर भी देखें एंड का वर्ड आ रहा है और तीनों लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H लिख दिया 40। ठीक है, ये वो डेवलपर्स हैं जो कि तीनों लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं। हमने मालूम क्या करना है, अब पार्ट ए है, हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, कि कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी कि एक ही लैंग्वेज को पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 3 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो जब किसी एक वैल्यू की बात की जा रही हो या आर का वर्ड आ जाए तो फिर हम यूनियन का सिंबल यूज करेंगे। तो देखें, इसके लिए जो कार्डिनलिटी हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H, यानी कि वो डेवलपर जो या तो पाइथन को पसंद करें या जावा को पसंद करें या PHP को पसंद करें, इनकी तादाद हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो अब देखें, ये वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फार्मूला यूज करके आए थे जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था 3 सेट्स के लिए, वो वाला फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। पिछला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पर मैंने 2 सेट्स वाला फार्मूला पुट किया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब 3 सेट्स हैं तो हमने जो 3 सेट वाला फार्मूला है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, उसको पुट कर लेना। ठीक है, ये मैंने फार्मूला लिखा, उसके बाद आपने ये ऊपर से जितनी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है ये सारी इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे प्लस माइनस करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो आपके पास 260 आ जाएगा आंसर। 260 ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि तीनों लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट बी है, हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि इन 3 लैंग्वेज में से सिर्फ एक लैंग्वेज को पसंद करते हैं या एक लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो इसमें ये करना पड़ेगा कि हमें पहले तीनों लैंग्वेजेस के लिए अलग-अलग नंबर ऑफ डेवलपर्स को मालूम करना पड़ेगा, फिर उनको आपस में हम सम कर लें। ठीक है, तो देखें, सिर्फ पाइथन के डेवलपर्स मालूम करने के लिए, यानी कि वो डेवलपर जो कि सिर्फ पाइथन को यूज करते हैं या पाइथन को पसंद करते हैं, उसका मैंने ये फॉर्मूला पुट कर दिया। हमने जो टोटल नंबर ऑफ डेवलपर्स हैं जो कि पाइथन को पसंद करते हैं उसमें से वो वाले डेवलपर्स निकाल देने हैं जो कि पाइथन के साथ कोई और लैंग्वेज भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला पुट किया। अब इसमें ये जो 2 वैल्यूज के दरमियान इंटरसेक्शन आ रहा होता है इसको हमने माइनस करना होता है, और जो 3 वैल्यूज के साथ इंटरसेक्शन की वैल्यू आ रही होती है इसको हमने प्लस करना होता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 60 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 60 ऐसे लोग हैं जो कि पाइथन को पसंद करते हैं। इसी तरह जावा के लिए हम n ऑफ j लिखेंगे, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ डेवलपर जो कि जावा को पसंद करते हैं इसमें से हम वो डेवलपर्स निकाल लेंगे जो कि जावा के साथ कोई और लैंग्वेज पसंद करते हैं। सेम ये ऊपर जो हमने फार्मूला यूज किया इसी तरह फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, और फिर PHP के लिए भी सेम ही वाला फार्मूला यूज करके वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह ये हमारे पास तीनों लैंग्वेजेस के लिए अलग-अलग तादाद आ गई डेवलपर्स की। तो इनको आपस में जब आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेवलपर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये तीनों वैल्यूज को जो सम किया तो टोटल 160 डेवलपर ऐसे हैं जो कि इन तीनों लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज को पसंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाए पार्ट सी है, हाउ मेनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि इन तीनों लैंग्वेज से कोई एक लैंग्वेज को भी यूज नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, हम जो यूनिवर्सल सेट है यानी कि जो टोटल तादाद है उस सॉफ्टवेयर हाउस में डेवलपर्स की, उनमें से हम उन डेवलपर्स को माइनस कर देंगे जो कि इन तीनों लैंग्वेजेस में कोई भी एक लैंग्वेज को पसंद करता है। यानी कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी ऊपर की वैल्यू आई थी वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 260, ठीक है। तो हम जो टोटल वैल्यू है या टोटल तादाद है उस सॉफ्टवेयर हाउस की वो कितनी थी, वो थी 300। उसमें से 260 को माइनस करेंगे तो 40 जो है हमारे पास वो डेवलपर्स आ जाते हैं जो किसी भी, ये जो तीन लैंग्वेजेस यहाँ पर मेंशन है इनमें से किसी लैंग्वेज को भी यूज नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद पार्ट डी है, हाउ मेनी डेवलपर यूज ओनली पीएचपी। और कितने ऐसे डेवलपर हैं जो कि सिर्फ पीएचपी को पसंद करते हैं। तो ये जहां पर देखिए ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, यही वाला फॉर्मूला हम नीचे कॉपी करेंगे, डेटा पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।